हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पब्लिक इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और पब्लिक इकोनॉमिक्स के जो मेजर टॉपिक हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो पीजीटी के अंदर जो पूछे जाते हैं, सबसे पहले जो एचटेट और एचटेट के अंदर जो टॉपिक आने वाले सबसे पहले हम वो कवर करेंगे। बाद में वो करेंगे जो कि अदर जो पीजीटी इकोनॉमिक्स के एग्जाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम कि गवर्नमेंट की जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। यहाँ से अब की बार यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन पूछा गया। गवर्नमेंट के जो फंक्शंस हैं, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, टाइप्स ऑफ टैक्सेशन। तो ये जो 6-7 टॉपिक हैं आज की इस वीडियो में हम इन सबको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि सरकार के कार्य के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट की क्या काम है, फंक्शन के बारे में। तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि जो फंक्शंस हैं, जो अगर देखोगे, अगर इकोनॉमी कैसी है, मिक्स्ड है, और इंडिया की इकोनॉमी कैसी मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर जो सरकार की जो पॉलिसी होती है, जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी में, ठीक है ना, वो 2 तरीके की होती है। एक टैक्सेशन पॉलिसी होती है और एक होती है एक्सपेंडिचर पॉलिसी, ठीक है। क्या होती है? एक होती है टैक्सेशन पॉलिसी, एक होती है एक्सपेंडिचर पॉलिसी। या आप ये बोलो कि जब गवर्नमेंट के बजट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट में क्या, बजट में क्या आता है, टैक्स आता है और एक्सपेंडिचर आता है, दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। तो ये टैक्सेशन पॉलिसी और दूसरी एक्सपेंडिचर पॉलिसी। इस टैक्सेशन पॉलिसी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि इसके द्वारा गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स को कलेक्ट करती है, ठीक है ना। यानी कि जो रेवेन्यू है ना, उसको इकट्ठा करती है टैक्स के द्वारा, ठीक है। इसको इससे रेवेन्यू जनरेट करती है। दूसरी और जो एक्सपेंडिचर है पॉलिसी है, इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से देश के अंदर खर्च भी करती है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि देश के अंदर जो खर्च किया जाता है, इन दोनों पॉलिसी को अगर हम एक साथ मिला लें तो इसको हम बोलेंगे, इन दोनों को अगर एक साथ मिला दिया जाए, किस किस को, टैक्सेशन पॉलिसी, एक्सपेंडिचर पॉलिसी को, तो इसको हम बोलेंगे बजटरी पॉलिसी, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, बजटरी पॉलिसी, या इसको बोलेंगे बजटीय नीति, ठीक है ना। अगर हिंदी में बात करो तो ये क्या हो जाएगी, बजटीय नीति, बजटरी पॉलिसी बोली जाएगी। और सरकार बजट की नीति, यानी कि बजट होता है गवर्नमेंट का, तो उसी की सहायता से क्या करती है, पूरे देश का कल्याण के लिए, यानी कि पूरे समाज के वेलफेयर के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और जो डेवलपमेंट है उसको बढ़ाने का प्रयास करती है। जो रेवेन्यू और जो एक्सपेंडिचर है, इन पॉलिसियों के जो एक तरीके से जो भी प्रवाह हों उसको हम आगे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मतलब यहाँ पर जो सरकार के कार्य हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के जो फंक्शन है, गवर्नमेंट के फंक्शन में सबसे पहले क्या है कि एलोकेशन फंक्शन। यहीं से यूजीसी नेट में अभी क्वेश्चन पूछा गया। तो एलोकेशन ऑफ फंक्शन का क्या मतलब है, यानी कि जो भी कार्य है वो किस में बटे हुए हैं, जो भी कार्य नहीं, जो रिसोर्स हैं वो किस में बटे हुए हैं, दोनों सेक्टर में बटे हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी और जो पब्लिक सेक्टर है उसमें भी, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर, इन दोनों के अंदर क्या रिसोर्स का बंटवारा है। तो एलोकेशन का क्या मतलब होता है, एक तरीके से आवंटन होता है ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आवंटन कार्य, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए। अब आगे देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, सिर्फ ये पूछा गया था कि एलोकेशन फंक्शन, और नीचे पॉइंट्स दिए हुए थे। तो दिस फंक्शन इज कंसर्न विद एलोकेटिंग द रिसोर्सेज बिटवीन द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। सिर्फ ये था कि इसका मतलब क्या है कि दोनों सेक्टर में क्या है, रिसोर्स का बंटवारे की बात की गई है। कि यह कार्य जो है, यानी कि जो ये एलोकेशन फंक्शन है, इसका मतलब क्या है कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच संसाधनों के आवंटन से संबंधित है, कि बंटवारे से संबंधित है, एलोकेशन से संबंधित है। क्योंकि सार्वजनिक वस्तुओं को निजी क्षेत्र द्वारा बाजार तंत्र के माध्यम से उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। आप सभी जानते हो कि एक मार्केट मैकेनिज्म होता है जहाँ पर डिमांड और सप्लाई क्या होती है, ऑटोमेटिक काम करती है, ठीक है ना। जहाँ पर डिमांड और सप्लाई क्या करती है, ऑटोमेटिक काम करती है। तो कभी भी ये क्या होता है, ये इसका मतलब क्या होता है, कैपिटलिज्म होता है। तो इस अगर ऐसा है तो वो करें कि अगर मार्केट मैकेनिज्म है तो इसके द्वारा कभी भी जो है जो बाजार तंत्र के द्वारा जो पब्लिक गुड्स होती हैं वो प्रोवाइड नहीं करवाई जा सकती। इसलिए इनको प्रोवाइड करवाने के लिए, ठीक है, जो पब्लिक गुड्स है उनको प्रोवाइड करवाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें गवर्नमेंट की जरूरत पड़ेगी।
इसके अलावा जो निजी सामान है सभी के द्वारा वहन नहीं किया जा सकता। यानी कि देखिए, अगर जो प्राइवेट सेक्टर है, मान लिया जाए कि इस प्राइस पर वो इतनी क्वांटिटी बेचता है, तो वो कहने की कोई मतलब बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जो ये प्राइस देकर ये क्वांटिटी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यानी कि केवल वे जो सामान के लिए भुगतान कर सकते हैं, यानी कि जो इस ओपी प्राइस दे सकते हैं, वही ओ के क्वांटिटी का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन सार्वजनिक सामान सभी के लिए आवश्यक है, यानी कि गवर्नमेंट जो भी आपको प्रोवाइड करवाती है, अगर कल्याण की दृष्टि से देखें तो आपके लिए आवश्यक है। इस प्रकार सरकार ये सामान जो प्रदान करती है इसका नतीजा क्या होता है, सरकार को सार्वजनिक और निजी वस्तुओं के बीच उचित और कुशल तरीके से संसाधनों का आवंटन करने की आवश्यकता है। तो वही हो गया ना कि जो पब्लिक है और जो प्राइवेट गुड्स हैं उनको एक एफिशिएंट तरीके से आवंटन करने की जरूरत है। तो एलोकेशन फंक्शन का आप बात समझ गए। इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन कंसर्न करता है दो सेक्टर के बीच में रिसोर्स के बंटवारे पर। इसको आगे हम देख लेते हैं कि एज द पब्लिक गुड्स कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। वही बात है कि प्राइवेट सेक्टर पब्लिक गुड्स कभी भी प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है ना, जहाँ पर मार्केट मैकेनिज्म होगा। हेंस द नीड ऑफ प्रोवाइडिंग सच गुड्स इट टू बी फुलफिल्ड बाय, ये किसको देनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को। इन एडिशन टू दिस प्राइवेट गुड्स कैन नॉट बी अफोर्ड बाय ऑल, यानी कि जो भी प्राइवेट गुड्स होती हैं उनको सब अफोर्ड्स नहीं कर सकते, ठीक है ना, अफोर्डेबल नहीं होती। दैट इज ओनली दोज हु कैन पे फॉर द गुड्स कैन अवेल द बेनिफिट्स ऑफ सच गुड्स, यानी कि जो इनको प्राप्त कर सकता है, जिसको पास इतना पे करने के लिए, वही इनको प्राप्त कर पाएगा, लाभ उठा पाएगा। बट एज द पब्लिक गुड्स आर रिक्वायर्ड बाय ऑल, तो सबको आवश्यकता होती है पब्लिक गुड्स की, एसेंशियली फ्रॉम वह करें कि आवश्यक होती है वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है ना। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा, तो द गवर्नमेंट नीड टू एलोकेट, तो गवर्नमेंट को क्या जो रिसोर्स है उनको बंटवारा करना है, यानी कि एक एफिशिएंट तरीके से बंटवारा करने की जरूरत होगी। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। हम बात करते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसके बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, एलोकेशन का मतलब होता है आवंटन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है वितरण। अब देखिए दोनों के बीच में आप डिफरेंस समझिए। फर्स्ट का क्या मतलब था कि रिसोर्स का हमें बंटवारा करना है। यहाँ पर आप देखते जाइए एक बार, इसके अंदर देखिए मैं आपको एक बार बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या कर रही हूँ। कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम बोलते हैं वितरण कार्य, ठीक है, इसको हम हिंदी में ये बोलते हैं। आर्थिक विकास के साथ साथ आय का वितरण, ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है, ठीक है ना, वो रिसोर्स के बंटवारे से संबंधित है, ये क्या है, इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन से। फर्स्ट बात, वहां पर देखिए बच्चे पजल हो जाते हैं कि एलोकेशन भी बंटवारा होता है, आवंटन, और डिस्ट्रीब्यूशन भी, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब है कि इनकम का जो बंटवारा है, कि आर्थिक विकास के साथ आय का वितरण अत्यधिक असमान हो जाता है। ये करें कि जैसे जैसे हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, तो वो करें कि जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो बड़ा ही मतलब इनइक्वल हो जाता है। ये मैंने आपको करवाया ना पॉवर्टी में गिनी कोफिशिएंट और लोरेंज कराओ। तो ये देखिए यहाँ पर क्या, जब जैसे जैसे हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे तो रिच और पुअर का जो गैप है, रिच और पुअर का गैप है ना, वो बढ़ता चले जाएगा। अमीर अमीर होते चले जाएंगे, गरीब और गरीब होते चले जाएंगे। समाज के अमीर और गरीब वर्गों के बीच की खाई जो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय, यानी कि अगर देखते हो तो डेवलपमेंट में और जो जस्टिस है समाज के लिए, उसमें एक बाधा बन जाएगा। इसलिए समाज के सभी वर्गों के कल्याण को बढ़ाने के लिए सरकार क्या करती है, टैक्स और जो एक्सपेंडिचर पॉलिसी है इनकी मदद से अपना डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, ठीक है ना। दूसरा क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर भी करती है। इस पर क्या करते हैं, जिनकी इनकम ज़्यादा होती है उन पर ज़्यादा टैक्स लगाएगी, उस टैक्स से जो भी पैसा आएगा उसके ऊपर जो गरीब होते हैं या जिनको रिक्वायरमेंट होती है उनके ऊपर खर्च कर देते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, बैलेंस बनाकर रखती है। एक और सरकार, मैंने आपको बता दिया कि जिनकी इनकम ज़्यादा होती है उनके ऊपर टैक्स लगाएगी। दूसरों को क्या करेगी, एक्सपेंडिचर नहीं की सब्सिडी दे देगी, ट्रांसफ़र पेमेंट कर देगी। ट्रांसफ़र पेमेंट मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक तरफा हस्तांतरण होती है, जिसके लिए आपको आज कुछ पे नहीं किया, ना ही फ्यूचर में उसके लिए कोई भी काम करना है, के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों की, इससे क्या होता है, जब लोगों के पास से लोगों के ऊपर खर्च करेगी। जैसे गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी क्या होती है, फीस माफ़ होती है, ठीक है ना, जो भी तो उनको बल्कि वहाँ से क्या मिलता, मिड डे मील के थ्रू उनको भोजन भी मिलता है। तो ये कई सारी चीज़ें, बुक्स मिलती हैं, कपड़े मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, ताकि उनका जो जितना भी फिर बाद में क्या होता है, अगर वो जितना भी अर्न करेंगे उस किसके ऊपर खर्च करेंगे, खाने पीने के ऊपर ही खर्च करेंगे। तो इसका मेन मोटिव यही होता है एक्सपेंडिचर पॉलिसी का, कि इसके द्वारा
समाज के गरीब वर्ग जो हैं उन तक क्या हो सके, जो परचेजिंग पावर है वो ट्रांसफर हो सके। और इन नीतियों की सहायता से सरकार का लक्ष्य समाज में आय का उचित वितरण करना है। तो मैंने आपको इसकी सारी हिस्ट्री बता दी। इसमें इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है, इसको एक बार पढ़ लेना आप कि विद इकोनॉमिक ग्रोथ द डिस्ट्रीब्यूशन इनकम बिकम्स हाईली अनइक्वल। जैसे जैसे हम ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे जो मतलब इनइक्वालिटी हो बढ़ती जाती है। द गैप बिटवीन द रिच और पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी वाइडनेस। तो इसका मतलब क्या, जो गरीब और अमीर है उसका जो मतलब एक तरीके से जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दिस पोजेस हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। तो इसके अंदर आपने देखा कि यह आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के मार्ग में क्या हो जाएगा, एक बाधा बन जाएगा। ठीक, तो आप इसको पढ़ लोगे एक बार। जो मैंने आपको बताया है वही है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन इनकम में क्या है कि इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है। और इन जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ेगी वैसे वैसे इनइक्वालिटी बढ़ेगी। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि जब ग्रोथ बढ़ेगी इनइक्वालिटी बढ़ेगी तो इसको एक तरीके से कंट्रोल के लिए गवर्नमेंट दो तरीके के उपाय करते हैं। गवर्नमेंट यहाँ पर जो बजटरी पॉलिसी है उसका इस्तेमाल करती है, टैक्स का, ठीक है, यानी कि टैक्स लगाती है और दूसरा एक्सपेंडिचर करती है। जो अमीर व्यक्ति है उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया जाता है और गरीबों के ऊपर वो खर्च किया जाता है ताकि बैलेंस से बना रह सके। अच्छा, एक और रहता है स्टेबलाइजेशन फंक्शन, ठीक है ना, इसको बोलते हैं स्थिरीकरण कार्य। स्थिरीकरण कार्य, इसका मतलब क्या होता है, जो उतार चढ़ाव आते हैं ना इकोनॉमी में उनको बैलेंस करना, ठीक है ना। सरकार के इस कार्य का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि अर्थव्यवस्था के बड़े उतार चढ़ाव, कभी इन्फ्लेशन आ जाता है, कभी डिप्रेशन आ जाता है, तो इनसे मतलब एक तरीके से बचाना है। इस कार्य का ये मतलब स्टेबलाइजेशन जो फंक्शन है, न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप वाली, यानी कि मिनिमम जो है गवर्नमेंट क्या करेगी कि इकोनॉमी विद मिनिमम गवर्नमेंट, ठीक है ना, यानी कि गवर्नमेंट कम से कम इंटरवेंशन करेगी। इज सब्जेक्टेड टू वेरियस फ्लक्चुएशन सच ए डिप्रेशन, रिसेशन, इन्फ्लेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ये सारे के सारे उतार चढ़ाव, ठीक है ना, डिप्रेशन आ गया, रिसेशन आ गया, इन्फ्लेशन आ गया, पॉलिटिकल कुछ उतार चढ़ाव आ गए। थ्रू इट स्टेबलाइजेशन फंक्शन द गवर्नमेंट एम्स एट प्रोवाइडिंग ए कुशन अगेंस्ट, जैसे तकिए का काम करता है, ठीक है ना, ये ऑल सच फ्लक्चुएशन, जो भी उतार चढ़ाव आते हैं उस टाइम पर क्या करता है, ये कुशन का काम करेगा। It tries to achieve growth with a smooth and efficient functioning of the overall economy through। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इकोनॉमी, ठीक है ना, ये अगली लाइन है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट क्या करती है, इससे बचाव के लिए, यानी कि ना ज़्यादा उतार चढ़ाव आए इकोनॉमी के अंदर, उचित स्थिर नीति उपायों के माध्यम से सरकार मुद्रास्फीति दर को नियंत्रित करती है और अर्थव्यवस्था में अधिकतम संभव रोजगार स्तर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, वही है कि मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी, इन्फ्लेशन से और इन सब से बचाव का। अब देखिए, अगर आप वहाँ से आपने समझ लिया है तो ये 3 पॉइंट यहीं से बस आपको ध्यान रखने, ठीक है ना, कि गवर्नमेंट फंक्शन क्या है, 3 तरीके के हैं। एक तो यही पूछ सकता है पीजीटी में तो कि गवर्नमेंट के फंक्शन कितने तरीके के, तो आप बताओगे 3 तरीके के। एलोकेशन है, ठीक है ना, आवंटन, वितरण, ठीक है ना, और स्थिरीकरण, ठीक है। हिंदी में अगर याद रखोगे तो जैसे आवंटन, वितरण और स्थिरीकरण, ठीक है। तो ये 3 काम है। अब इसमें देखो यहीं पे लिखा हुआ ना कि रिसोर्स के बंटवारे के बाद ये कंसर्न करता है किसके, एलोकेटिंग रिसोर्स बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट। अब देखिए ये क्या करता है, कंसर्न विद द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू टैक्स एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी टू एनहेंस सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी दोनों पॉलिसी का यूज कर सकती है और करती है। स्टेबलाइजेशन फंक्शन के अंदर क्या है कि कंसर्न विद द प्रोवाइडिंग कुशंस अगेंस्ट द फ्लक्चुएशन टू अटेन द ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। ग्रोथ और स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, फ्लक्चुएशन से बचाव के लिए प्रावधान करती है। अब आ जाते हैं इसके उद्देश्य। भाई आपने देख लिया, काम देख लिया कि एलोकेशन का काम है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, स्टेबलाइजेशन का काम है। अब इसके ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव के अंदर हम बात करेंगे कि सरकारी बजट न केवल एक फाइनेंशियल एक तरीके से स्टेटमेंट है या विवरण है, बल्कि सरकार के उद्देश्य, यानी कि गवर्नमेंट के जो ऑब्जेक्टिव होती हैं, पॉलिसीज होती हैं, उनके अपेक्षित प्रभाव को भी दर्शाता है। यानी कि गवर्नमेंट ने के जो ऑब्जेक्टिव, देखिए गवर्नमेंट का जो बजट होता है, बजट की ये बात कर रहे हैं, वो एक सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही नहीं है,
बल्कि जो गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, उनका क्या इफेक्ट पड़ता उसके बारे में भी बात करता है। तो निम्नलिखित आगे देख रहे हो आपके, जिनके अंतर्गत सरकार के उद्देश्य को वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि इसके अंदर जो आगे हम बात करेंगे गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। तो फर्स्ट है गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव कि रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ठीक है ना, ये उद्देश्य है गवर्नमेंट का। क्या उद्देश्य है कि हमें क्या करना है, आय और संपत्ति की असमानता को कम करना है। आय और जो आय और संपत्ति की जो असमानता कब कम होगी कि अमीर है उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाओ, गरीबों के ऊपर उसको खर्च करो। इसके अंदर क्या करते हैं, द गवर्नमेंट थ्रू हिज बजटरी पॉलिसी attempts to promote fair and right distribution of income in a economy. This is done through taxation and expenditure policy. ये कैसे काम करती है, टैक्सेशन पॉलिसी के द्वारा और एक्सपेंडिचर पॉलिसी के द्वारा। on one hand through its taxation policy the government taxes the higher income, इनके जो अमीर होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाएगी, ठीक है ना, और दूसरी तरफ क्या कर देगी, खर्च कर देगी। जैसे हमने पीछे पढ़ लिया कि सब्सिडी दे देगी, ट्रांसफर पेमेंट दे देगी। इट ट्रांसफर द परचेजिंग पावर द हैंड्स ऑफ द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इससे क्या होगा, अमीरों से पैसा ट्रांसफर हो जाएगा गरीब सेक्शन के पास। विद द हेल्प ऑफ दिस पॉलिसीज द गवर्नमेंट एम्स एट फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द सोसाइटी। इसका क्या मतलब है, इससे सरकार का क्या है, इन नीतियों की सहायता से सरकार का लक्ष्य समाज में आय का उचित वितरण करना है। तो समझ गए कि क्या काम करती है, ऑब्जेक्टिव क्या उद्देश्य है गवर्नमेंट का, कि रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इसको छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना सकते हो आप, ठीक है। इसमें वही बात आ गई है कि इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको ठीक रखना। सेकंड है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है आर्थिक स्थिरता। तो आर्थिक स्थिरता आपको क्या बताती है कि सरकार का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के बड़े उतार चढ़ाव, वही अभी आपने पढ़ा है कि जो इकोनॉमी के अंदर अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो उनसे बचाव के लिए गवर्नमेंट क्या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी लेकर आना गवर्नमेंट का एक उद्देश्य है। द गवर्नमेंट आल्सो एम्स टू इंसुलेटिंग द इकोनॉमी फ्रॉम मेजर फ्लक्चुएशन, जैसे इन्फ्लेशन आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट, ये इसमें फ्लक्चुएशन में इन्होंने बता दी कि इन्फ्लेशन आ जाए या बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। और दूसरा क्या है कि फ्लक्चुएशन एंड बिजनेस साइकिल्स में क्या आते हैं, बूम्स आता है, ठीक है, पहले रिकवरी होती है, बूम्स आता है, फिर रिसेशन आता है, फिर डिप्रेशन आता है, फिर रिकवरी होती है। तो करिए रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, ठीक है। तो ये बिजनेस साइकिल्स द गवर्नमेंट थ्रू इट बजटरी पॉलिसी ट्राइज टू कॉम्बैट सच सिचुएशन। तो मैंने आपको वहाँ पर बताया था जब हमने बिजनेस साइकिल्स किए थे कि यहाँ पर क्या करते हैं गवर्नमेंट, जो भी फिजिकल पॉलिसी होती है, फिजिकल पॉलिसी में क्या करेगी, टैक्स की कटौती कर देती है, सॉरी टैक्स को बढ़ा देती है और एक्सपेंडिचर को घटा देती है। यहाँ पर आपने देखा था कि टैक्स को घटा देगी और एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगी जब डिप्रेशन की हम बात कर रहे थे। उसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं इसके अंदर मॉनेटरी पॉलिसी की, तो मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, यहाँ पर इन्फ्लेशन में या बूम के अंदर जितनी भी पॉलिसी रेट्स होती हैं उनको क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, और यहाँ पर सारी रेट्स को घटा दिया जाता है। अब द मेजर कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट इज अचीव हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स वाइल मेंटेनिंग प्राइस एंड एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी। तो क्या करें कि अगर हमें हाई ग्रोथ रेट चाहिए तो इसके लिए हमें जो भी मतलब हमारे प्राइस हैं, एम्प्लॉयमेंट है, इनमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए। दिस स्टेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ विद स्टेबिलिटी इंश्योर ए स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। तो आपने देख लिया कि सरकार का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को बड़े उतार चढ़ाव और व्यापार चक्कर के अंदर जो उछाल आता है, डिप्रेशन आता है, रिसेशन आता है, और ये सारी चीज़ें जो आती हैं इनसे बचाने का सरकार अपनी बजटरी पॉलिसी के माध्यम से ऐसी स्थितियों से निपटने की कोशिश करती है। सरकार की जो मेन चिंता होती है, चिंता मूल्य यानी कि प्राइस और जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको स्थिर बनाए रखना होता है, यानी कि उसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव ना आए, ठीक है ना। अगर हाई ग्रोथ रेट चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्राइस है और जो एम्प्लॉयमेंट है उसको हमें कोशिश करनी रहेगी वो स्टेबल रहे। स्टेबिलिटी के साथ आर्थिक विकास की स्थिति अर्थव्यवस्था के सुचारू और कुशल संचालन को सुनिश्चित करेगी। अब आगे हम बात करते हैं जो थर्ड है, थर्ड के अंदर अगर हम जाएंगे तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है, संसाधनों का पुनः आवंटन। सरकार का जो ये ऑब्जेक्टिव है इसमें क्या होता है, विभिन्न क्षेत्रों में संसाधनों के आवंटन के जो अलग अलग एरिया हैं उनमें क्या होता है, संसाधनों को बंटवारा करना पड़ेगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आपने देखा कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है प्रॉफिट
जो उसका मेन लक्ष्य होता क्या होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमम करना। और जो गवर्नमेंट होती है उसका क्या होता है, वेलफेयर को मैक्सिमम करना। जो प्राइवेट सेक्टर हमेशा संसाधनों को उच्च लाभ वाले, यानी कि जितने भी उसके पास रिसोर्स होंगे प्राइवेट सेक्टर के पास, वो उन रिसोर्स का यूज करेगा जहाँ से उसको हाई प्रॉफिट मिलता होगा, और जो वेलफेयर है उसको क्या करेगा, वो अनदेखा करेगा। ऐसी स्थिति में क्या करेगी सरकार, अपनी बजटरी पॉलिसी के माध्यम से मैक्सिमम वेलफेयर के जो भी ऑब्जेक्टिव यानी कि सामाजिक उद्देश्य और लाभ को अधिकतम करने के आर्थिक उद्देश्य के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए संसाधनों को रीएलोकेट करेगी। इस आप समझ चुके होंगे कि मैंने आपको ये बताया कि देखिए प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव होता है कि वो प्रॉफिट अर्न करे। अब वो वहीं पर अपने रिसोर्स का यूज करेगा जहाँ पर उससे प्रॉफिट आता दिखेगा, लेकिन गवर्नमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वेलफेयर हो। तो गवर्नमेंट रीएलोकेट करेगी रिसोर्स को और बैलेंस करेगी कि प्रॉफिट के साथ साथ क्या बना रहे, वेलफेयर भी बना रहे। इसके लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है ना कि हाई प्रॉफिट वाई, देख एक मिनट आगे देखते हैं एक बार, ठीक है ना। दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट इज रिलेटेड विद द, ये आप एक बार पढ़ लोगे कि डिफरेंट एरियाज मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट प्रोड्यूसर होता है, उसका मेन एम होता है प्रॉफिट मैक्सिमम अर्न करना, ठीक है। तो अपने गवर्नमेंट का एम होता है वेलफेयर को मैक्सिमम करना। प्राइवेट सेक्टर ऑलवेज क्या करेगा, अपने रिसोर्स को डाइवर्ट करेगा जहाँ से उसको हाई प्रॉफिट मिलता है, ठीक है ना। और ऐसे एरिया को क्या करेगा, वो इग्नोर कर देगा जहाँ से उसको जहाँ पर वेलफेयर की ज़रूरत है। ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करेगी, तो मैंने आपको बता दिया कि गवर्नमेंट क्या करेगी, बजटरी पॉलिसी का यूज करेगी, ठीक। और रिसोर्स मेंटेनेबल बैलेंस रखेगी किस किस में, वेलफेयर में और वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन में और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में। फॉर एग्जांपल जैसे लेवीज टैक्सेस ऑन सोशली हार्मफुल गुड्स सच तंबाकू हो गया, ठीक है ना। जैसे कि इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पर कि ये इस तरीके के जो भी उदाहरण के लिए, जैसे सरकार सामाजिक रूप से हानिकारक वस्तु जैसे तंबाकू आदि पर टैक्स लगाती है, और सामाजिक रूप से वांछनीय यानी कि जो जरूरी है जैसे खाद्यान्न, मिट्टी का तेल, इनके ऊपर सब्सिडी प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। फूड ग्रेन्स, केरोसिन, तो इनके ऊपर क्या करेगी, सब्सिडी देगी। और जो तंबाकू शराब है, इनके ऊपर क्या करेगी, हाई टैक्स इम्पोज करेगी। उसके बाद आता है डी, ये डी है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है, डी है। जो डी पॉइंट है ये मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज कि सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंधन। ये आपसे एक तो ये आप ध्यान रखिएगा, आपसे ये पूछ सकता है कि जो मतलब इसके उद्देश्य बताओ। तो उद्देश्य आपने देख लिए ABCD, ठीक है ना। तो 4 आपने यहाँ पर देख लिए। सार्वजनिक जो उद्यम होते हैं उनकी मैनेजमेंट के बारे में बात करनी होती है। द गवर्नमेंट आल्सो ऑपरेट्स एंड कंट्रोल डिफरेंट एंटरप्राइजेज। जो सरकार होती है वो विभिन्न उद्यमों का संचालन और नियंत्रण भी करती है, जिन्हें हम विच आर नोन एज ए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, जिन्हें हम सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में जानते हैं। दीज एंटरप्राइजेज आर ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। ये क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, ठीक है ना, संचालित किए जाते हैं। एक तरफ जो ये उद्योग होते हैं ना, ऑफ 2 कोर मोटिव, इसके 2 उद्देश्य होते हैं, ठीक है ना। दीज एंटरप्राइजेज आर ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ 2 कोर मोटिव। इसके 2 मेन मोटिव होते हैं। फर्स्ट क्या होता है कि एक तरफ ये उद्योग उन वस्तु को उपलब्ध कराते हैं जो सामाजिक रूप से आवश्यक है, ठीक है ना। ऑन वन हैंड दिस इंडस्ट्री प्रोवाइडेड दोज गुड विच आर सोशली नीडेड, जिनको समाज को जिन वस्तुओं की आवश्यकता, जैसे एजुकेशन हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें। और दूसरा क्या है, दिस इंडस्ट्रीज हेल्प इन द कर्बिंग मोनोपोली इन द प्राइवेट सेक्टर। तो दूसरे ओर क्या करती है, ये उद्योग निजी क्षेत्र में एकाधिकार को रोकने में मदद करते हैं, ठीक है ना। तो जो गवर्नमेंट सेक्टर के जो इंडस्ट्री होते हैं, जो एंटरप्राइजेज होते हैं, भाई कहीं पर मोनोपोली ना हो जाए ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर की, तो उसको रोकने का भी काम करते हैं। इफ़ द एरियाज सच ए रेलवे, जैसे रेलवे हो गया, वाटर लाइन्स हो गया, ठीक है ना, जलमार्ग, तो रेलवे, जलमार्ग आदि जैसे क्षेत्रों को निजी क्षेत्र पर छोड़ दिया जाता है, तो इसका परिणाम एकाधिकार, अगर वो करेंगी, अगर हम इनको रेलवे को और जो मतलब वाटर लाइन्स हैं या मतलब जलमार्ग हैं, अगर इनको हम प्राइवेट सेक्टर के हाथ में छोड़ देंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, मोनोपोली हो जाएगी और अपनी मन मर्जी के प्राइस क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, ठीक है ना। इसका रिजल्ट होगा कि मोनोपोली, एकाधिकार बन जाएगा। The government has kept these core areas with itself to provide service at nominal rates,
ठीक है ना। गवर्नमेंट क्या करती है, इन पर नाम मात्र की दरों पर हमें सेवाएं प्रदान करती है, ठीक है ना। इससे इनहेंसिंग वेलफेयर बढ़ता है और अर्थव्यवस्था एक वांछनीय आकार में ढालने के लिए अपने पास रखते हैं, ठीक है ना। वेलफेयर एंड आल्सो टू मोल्ड द इकोनॉमी इनटू ए डिजायरेबल शेप। तो अब यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव थे हमने यहाँ पर रख दिए हैं कि रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ठीक है। तो इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, ठीक है ना। टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर पॉलिसीज। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑब्जेक्टिव है टू इंसुलेट इकोनॉमी फॉर मेजर इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, ठीक है ना। जैसे इन्फ्लेशन आ गया, डिप्रेशन आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये सारी के सारी इनसे बचाव के लिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये भी गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, द एलोकेटेड रिसोर्स ऑप्टिमली मेंटेन बैलेंस बिटवीन, यानी कि वेलफेयर और प्रॉफिट में क्या एक तरीके से बैलेंस बना कर रखने का भी उद्देश्य किसका, गवर्नमेंट का। उसके बाद देखिए मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। आपने देख लिया कि कुछ जो ऑपरेट किए जाते हैं पब्लिक सर्विस एंटरप्राइजेज विद गवर्नमेंट के द्वारा विद द एम टू प्रोवाइड, इनका क्या एम होता है कि नॉमिनल रेट पर सर्विसेज प्रोवाइड करना और जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी मोनोपोली को रोकना। अब आती है यहाँ पर जो एक तरीके से हम आगे जो बात करने वाले हैं, जो हमने पढ़ा था ना कि फिस्कल डेफिसिट। देखिए अब आगे हम बात करते हैं एक तरीके से बजट को, थोड़ा सा हम आपको एक बार बता देते हैं, ठीक है ना। ये आर्टिकल 112 में इसको मैं बताऊंगी, एक यूट्यूब पर वीडियो बनाऊंगी मैं आपके लिए 2-2.5 घंटे की। वो वीडियो इन वीडियोज़ के साथ आप ज़रूर देखोगे। उसको मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। जिस स्टूडेंट्स ने टेलीग्राम का लिंक अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। अब यहाँ पर देखिए बजट रिसिप्ट्स के बारे में। सबसे पहले एक बार देखिए बजट के बारे में। बजट के अंदर क्या होता है, एक्सपेंडिचर भी होता है और रिसिप्ट्स भी होती है, ठीक है ना। ठीक, अब देखिए रिसिप्ट्स होते हैं, 2 तरीके की होती है। एक होती है कैपिटल रिसिप्ट्स और एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ऐसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। 2 चीज़ें समझ गए आप कि जो एक्सपेंडिचर भी होता है ना, जो एक्सपेंडिचर होता है वो भी क्या होता है, कैपिटल और रेवेन्यू। और जो रिसिप्ट्स होती है, जो रेवेन्यू होती है वो भी क्या होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है। एक होती है कैपिटल रिसिप्ट्स, ठीक है। एक्सपेंडिचर में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट्स में रेवेन्यू और कैपिटल दोनों। इन दोनों को ही मिलाकर क्या बनता है, हमारा बजट बनता है। तो अब यहाँ से आपको सारे वो डेफिसिट हैं वो भी पता चल जाएंगे एक्चुअल में अब कितने हैं। ये मैं पहले करवा भी चुकी हूँ लेकिन यहाँ पर भी हम करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स की। रेवेन्यू जो रिसिप्ट्स होती है ना, एक तरीके से रेकरिंग नेचर की होती है, ठीक है। ध्यान रखना कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है वो कैसी होती है, रेकरिंग नेचर की होती है, जिनको हमें बार बार करना पड़ता है। तो आप समझ गए रेकरिंग नेचर का कैसे है। जैसे कि मान लिया जाए कि एक स्कूल है, स्कूल या कॉलेज जो भी, ठीक है। स्कूल के जब स्कूल को बनाते हैं ना, रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात करी मैं, खाली रेवेन्यू की बात करी। एक तरीके से रेवेन्यू को आप समझिए। सबसे पहले जो रेवेन्यू होती है ना, चाहे वो रिसिप्ट से चाहे एक्सपेंडिचर है, चाहे फिर मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट से एक्सपेंडिचर दोनों की बात करते हैं। जैसे कि स्कूल है, स्कूल बन गया, इसको छोड़ दो आप, इसके ऊपर जैसे कि सैलरी देते हैं ना, ठीक है ना, सैलरी हो गई, उसका जो मेंटेनेंस का खर्च होता है वो डेली का होता है ना, वो होता ही रहता है। तो ये होता है रेवेन्यू के अंदर। अगर हम बात करें ना कैपिटल का मतलब होता है जैसे कि एक बार जो स्कूल बना ये कैपिटल हो जाएगा, तो कैपिटल में पूरा स्कूल चला जाएगा। रेवेन्यू में जो बार बार जो चीज़ें होती रहती हैं वो कहाँ पर जाएंगी, रेवेन्यू के अंदर जाएंगे। तो हम सबसे पहले कर लेते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स की। जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं उनके बारे में हम जानेंगे कि राजस्व प्राप्तियाँ, ये सरकार की वो रसीद होती हैं, ठीक है। These are those receipts of government which neither creates any liabilities nor it creates any reduction in the asset of the government। ये ध्यान रखिएगा, ना तो इनसे कोई भी लाइबिलिटी बढ़ती है, ठीक है, ना ही इनसे कोई एसेट में कमी आती है।
और ना ही इनसे कोई एसेट बढ़ता है। ठीक है, ये ऐसी रसीद होती है, न तो कोई देनदारी पैदा करती है, न सरकार की संपत्ति में कोई कमी करती है। इनसे कर और गैर कर, इनके अंदर क्या क्या आएगा, दिस कंप्राइज ऑफ टैक्स, इसके अंदर जो रेवेन्यू रिसिप्ट में आएंगे ना टैक्स आएंगे, नॉन टैक्स रिसिप्ट आएंगी, ठीक है ना, टैक्स आएंगे, नॉन टैक्स रिसिप्ट आएंगी, ड्यूटीज आएंगी, फाइन आएगा, फाइन्स आएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा, डिविडेंड्स आ जाएगा, ये सारी की सारी गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। दीज आर फर्दर, इनको आगे हम क्लासीफाई भी करेंगे। समझ गए आप। अगर आपसे पूछे कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या आएगा, टैक्स, ठीक है ना, टैक्सेज आ जाएगा। दूसरा उसके बाद अगर आप देखोगे टैक्स आ गया, इसके अंदर नॉन टैक्स रिसिप्ट्स आ गई, ड्यूटीज, फाइन्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स। इन कई बार पूछ लेता है, एक तो यही क्वेश्चन पूछता है कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है क्या उनसे लाइबिलिटी जो है ना क्रिएट होते हैं, आप बोलोगे नहीं। क्या उनसे कोई एसेट बनता, नहीं, ठीक है ना, ये तो हर रोज़मर्रा का खर्चा होता है। उसके बाद आप देखिए आगे, इनको हमने आगे क्लासीफाई किया हुआ कि टैक्स रिसिप्ट्स के अंदर जो होती है ना, टैक्स रिसिप्ट्स में इसके अंदर हम बात करते हैं कि एक कर विभिन्न आर्थिक इकाइयों जैसे घरेलू फर्म होगी, घरेलू फर्म में और अन्य आर्थिक इकाइयों द्वारा इकोनॉमिक जो यूनिट्स होते हैं द्वारा सरकार के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य मौद्रिक योगदान है। ठीक है ना, कंपलसरी पेमेंट होती है। एक आपसे पूछते हैं कि टैक्स क्या होता है, कंपलसरी पेमेंट होती है, ठीक है ना, एक कंपलसरी पेमेंट होती है, अनिवार्य होता है, ठीक है, ये क्या होता है, अनिवार्य होता है। सरकार द्वारा विभिन्न गतिविधियों यानी कि जो भी आय, संपत्ति, उत्पादन, व्यवसाय आदि पर कर लगाया जाता है। गवर्नमेंट क्या करती है, इनकम टैक्स होता है, ठीक है ना, आपका प्रॉपर्टी टैक्स होता है, प्रोडक्शन के ऊपर टैक्स होता है, बिजनेस के ऊपर टैक्स होता है। कर लगाने का मेन ऑब्जेक्टिव है देश के कल्याण को बढ़ाना, ठीक है, बढ़ाने के लिए, देश के वेलफेयर को बढ़ाने के लिए रेवेन्यू को बढ़ाना और अलग अलग तरीके से उसको अलग अलग जगह खर्च करना। तो आपने देख लिया कि टैक्स क्या होता है, एक तरीके से कंपलसरी पेमेंट होता है। गवर्नमेंट अलग अलग जो एक्टिविटी होती है, इनकम, संपत्ति, उत्पादन, व्यवसाय के ऊपर टैक्स लगाती है, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि देश के वेलफेयर को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इसके द्वारा रेवेन्यू को बढ़ाती है और फिर उस रेवेन्यू को क्या करती है, खर्च करती है। उसके बाद देखिए आप जो टाइप्स ऑफ टैक्सेज है, टैक्सेज एक टाइप्स ऑफ टैक्सेज के अंदर क्या होगा टैक्स रिसिप्ट्स में हमने देख लिया। आगे हम बोल रहे टाइप्स ऑफ टैक्सेज, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स, ठीक है, रिग्रेसिव टैक्स, एड वॉलरम एंड स्पेसिफिक टैक्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से इन के बारे में हम जानेंगे। अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की, डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है, डायरेक्ट टैक्स यहाँ पर देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर हमने क्या, टैक्स रेवेन्यू, इसके अंदर है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है कि लाइबिलिटी टू पे एंड बर्डन ऑफ टैक्स फॉल्स ऑन द सेम पर्सन कंपोनेंट्स। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि जिसके ऊपर लगेगा, डायरेक्ट टैक्स ये कहता है जिसके ऊपर लगेगा उसी को पे करना पड़ेगा। जैसे इनकम टैक्स होता है, इनकम अगर आपकी इनकम है तो आपके ऊपर लगेगा और आपको ही पे करना पड़ेगा। दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि लाइबिलिटी टू पे एंड बर्डन टैक्स फॉल्स ऑन डिफरेंट पर्सन। इसके अंदर क्या है कि हम अपने जो बर्डन है वो दूसरे के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे आपने अभी जो भी आपने यूज कर रखा है, अभी जैसे मान लिया जाए कि जिस तरीके का आपने शूज या चप्पल पहने हुए हैं, आपने जो भी शर्ट पैंट जो भी डाले हुए हैं, तो आप देखिए एक वस्तुएं, ठीक, इनको जब हम परचेज करते हैं तो क्या है, उनके ऊपर वो टैक्स क्या करते हैं, इंक्लूड करके देते हैं ना। तो उनके ऊपर मान लिया जाए कि आपने कोई भी एक शर्ट पहनी हुई है, जब आपने जो ये शर्ट पहनी हुई है, ये किसी प्रोड्यूसर ने इस शर्ट को बनाया होगा, उस प्रोड्यूसर के ऊपर टैक्स लग चुका होगा। अब उसने टैक्स उस टाइम पर तो दिया, लेकिन बाद में किससे ले लिया, हमसे ले लिया। तो इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर दूसरे के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है, ये नाम याद रख लेना, इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, स्टेट ड्यूटी, एक्सपेंडिचर टैक्स। जो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है, सेल टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी होगी,
एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। तो ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, एक तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। तो आप समझ गए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या संबंध है, कि डायरेक्ट कर वे कर होते हैं जो उस व्यक्ति द्वारा वहन किए जाते हैं जिस पर में लगाए जाते। उदाहरण के लिए इनकम टैक्स, संपत्ति क्या, आयकर, संपत्ति कर, ये ऐसे करों का बोझ दूसरे पर स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। और इसका अपोजिट देखोगे तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स, कि अप्रत्यक्ष कर वे कर हैं जिनमें कर का बोझ भुगतानकर्ता से यानी कि जो पेमेंट करने वाला है वाहक, जो उसको बाद वाहक पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। जैसे बिक्री कर के मामले में विक्रेता कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जो बेचेगा वही है। हालांकि कर वहन करने का भार फिर किसके ऊपर पड़ता है, ग्राहक के ऊपर पड़ता है। तो विक्रेता ग्राहक से कर एकत्रित करता है और सरकार को इसका भुगतान कर देता है। प्रगतिशील, उसके बाद आता प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव, ठीक है ना, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव टैक्स जो होता है वो होता है जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी, इनकम इंक्रीज होगी तो टैक्स रेट जो है ना वो भी इंक्रीज होगी, ठीक है ना। तो हमारा जो सेकंड वाला क्या है, जो प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करेगी वैसे वैसे टैक्स रेट क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। प्रगतिशील कर वे कर है, प्रोग्रेसिव टैक्स को प्रगतिशील बोलते हैं। प्रगतिशील कर वे कर है यानी कि प्रोग्रेसिव टैक्स वह टैक्स है जिसमें किसी व्यक्ति की आय में वृद्धि के साथ टैक्स की दर बढ़ती जाएगी। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की आय में 10% वृद्धि होती है यानी कि उसके 10% बढ़ जाती है तो टैक्स रेट भी क्या करेगी, मान लिया जाए कि 10% से बढ़ जाए तो प्रोग्रेसिव टैक्स कहलाएगा। और रिग्रेसिव जो टैक्स होते हैं इसका मतलब क्या होता है, वे कर जिनकी कर की दर में कर की जिसमें टैक्स की रेट आय में वृद्धि के साथ जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी। इसका मतलब क्या होता है, रिग्रेसिव का मतलब होता है अगर रिग्रेसिव नेचर का टैक्स है तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, ठीक है ना, और वैसे वैसे टैक्स रेट घटेगी। घटने का मतलब ये नहीं होता कि वो पहले 50% थी 55%, नहीं, ऐसा नहीं होता, उस इनकम के हिसाब से नहीं बढ़ती वो, ठीक है ना। तो वही है कि जैसे 10% की वृद्धि और कर की दर 5% से घट जाए तो ये रिग्रेसिव टैक्स कहलाएगा। उसके बाद है कि एड वैलोरम टैक्स और स्पेसिफिक टैक्स, ठीक है ना। एड वैलोरम जो होते हैं वो होते हैं जो वैल्यू के अकॉर्डिंग लगाए जाए। जैसे मान लिया जाए कि अगर आपने कोई भी घड़ी पहन रखी है तो उस घड़ी की कीमत क्या है, अगर आपने 500 की पहन रखी है तो उसके ऊपर और टैक्स होगा, आपने 5000 की पहन रखी है तो और टैक्स अलग तरीके का होगा, आपने 50 की पहन रखी है तो और होगा, और आपने 5 लाख की पहन रखी तो और तरीके का 50 लाख की। तो इस तरीके से वैल्यू के अकॉर्डिंग जब लगे तो वो होता है एड वैलोरम टैक्स, ठीक है। उसके बाद है कि इसका मतलब होता है मूल्य के अनुसार लगाना। एड वैलोरम टैक्स या मूल्यवर्धित, इसको हम क्या बोलते हैं, मूल्यवर्धित, ठीक है ना, वैल्यू एडेड टैक्स भी बोलते हैं, जो उत्पादन के प्रत्येक चरण में जोड़े गए मूल्य पर लगाया जाता है। आपने पढ़ा था ना कि वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड में क्या था, अगर मैं आपको रिकॉल करवाऊँ मैक्रो में, तो मैंने क्या बताया था कि मान लिया जाए कि एक पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ आपने किसी को सेल कर दिया 1000 रुपीज में, ठीक है, 1000 रुपये में। इस 1000 वाले रुपए ने इसमें क्या किया, इस व्यक्ति ने क्या किया, इसकी चेयर बनाई और चेयर को आगे किसी मतलब एक तरीके से जो भी आगे फर्नीचर सेल करने वाला उसको सेल कर दी, ठीक, तो ये कर दी इतने रुपए में। तो 2500 में से अगर 1000 घटाओगे तो कितना वैल्यू एडिशन हुआ, 1500 का, ठीक। तो पहले 1000 पर लगेगा फिर 1500 पर लगेगा, तो इसके प्रत्येक चरण पर लगेगा ये। और जो स्पेसिफिक टैक्स होता है इम्पोर्टेंट होता है, ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पेसिफिक जो टैक्स होता है या इसको हम बोलते हैं हिंदी में विशिष्ट, ये जो टैक्स होता है ये वह कर होते हैं जहाँ पर कर का स्तर खरीदी गई वस्तु के मूल्य यानी कि वैल्यू का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं होता। ये जो टैक्स होते हैं वो वेट के अकॉर्डिंग, वेट और यूनिट के अकॉर्डिंग, इसलिए इसको यूनिट टैक्स भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मतलब वजन के हिसाब से लगे, यूनिट के हिसाब से लगे, जैसे हम बोले ना कि मतलब एक वेट के हिसाब से क्या होगा, जैसे गेहूँ चावल है तो उसके ऊपर स्पेसिफिक टैक्स लगेगा, वेट जैसे यूनिट टैक्स हो जाएगा। और फिर जैसे मतलब वेट होता है या फिर जैसे कपड़ा होता है, ठीक है ना, उसकी मीटर के हिसाब से लगेगा, वो भी हमारा यूनिट टैक्स होगा। सिगरेट पर लगाए जाने वाला टैक्स भी हमारा स्पेसिफिक टैक्स होगा। अब उसके बाद आती है हमारी
ये तो हमने देख लिया कि टैक्स रिसिप्ट्स थी, और यहाँ पर आपने देख भी लिया। अब आती है नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। नॉन टैक्स जो रिसिप्ट्स होती हैं, यानी कि टैक्स को छोड़कर जो गवर्नमेंट को जिनसे आय प्राप्त होती है, वो क्या कहलाएंगी? नॉन टैक्स रिसिप्ट्स कहलाएंगी। इनको बोलते हैं हिंदी में गैर कर प्राप्तियां। क्या बोलते हैं? गैर कर प्राप्तियां। गैर कर प्राप्तियां, इनको ये बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होती है? गैर कर प्राप्तियां करों के अलावा, यानी कि टैक्स को छोड़कर अन्य रिसोर्स से गवर्नमेंट की उन बजट प्राप्तियों को, यानी कि वो बजट रिसिप्ट्स को दिखाती हैं। जैसे कि ब्याज से जो रिसिप्ट्स होती है, यानी कि ब्याज से जो पैसा आता है गवर्नमेंट के पास, डिविडेंड से आता है, जुर्माने से आता है, ड्यूटी शुल्क से आता है, तो ये हमारी नॉन टैक्स में आ जाएंगी। यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ कि नॉन टैक्स क्या क्या है। इंटरेस्ट रिसिप्ट्स होगी, प्रॉफिट एंड डिविडेंड हो गया, फीस और फाइन्स हो गया, एक्सटर्नल ग्रांट्स होगी, ठीक है ना, स्पेशल असिस्मेंट, यानी कि जो टैक्स स्पेशल असिस्मेंट हो गए। यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, इधर लिखी हुई है फीस एंड लाइसेंस, लाइसेंस फीस, इस चीट, फाइन्स एंड पेनल्टीज, फॉर्च्यूअर्स, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेज, स्पेशल असिस्मेंट। देखिए, अब आपने ये देख लिया कि मतलब इसके अंदर ये फीस एंड लाइसेंस, लाइसेंस फीस, इस्टेट, फाइनेंस, फाइन्स एंड पेनल्टीज, फॉरफीचर्स, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेज, स्पेशल असिस्मेंट। अब इनके बारे में हम आगे मैं आपको बताऊंगी, और आप इन चीज़ों को एक बार ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो नॉन टैक्स के अंदर हमने कि फर्स्ट बात करते हैं फीस और लाइसेंस की। पहली बात जो होगी वो फीस और लाइसेंस के ऊपर होगी। सरकार को इसके द्वारा लोगों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाएं, यानी कि फीस और लाइसेंस का क्या मतलब होता है, फीस का क्या मतलब होता है? गवर्नमेंट क्या करती है, हमें बहुत सारी जो है ना सेवाएं प्रोवाइड करवाती है। उन सेवाओं के बदले में वो क्या लेती है? हमसे फीस लेती है। जैसे कॉलेज फीस हो जाती है, ठीक है ना। इसके अंदर एग्जाम्पल ले सकते हो कि कॉलेज की जो फीस होती है, अगर आप स्कूल में पढ़ते हो तो उसकी जो फीस होगी। और उसके बाद आप देखिए पासपोर्ट अगर आप बनाते हो उसकी जो फीस होती है, रजिस्ट्रेशन फीस होती है, तो ये जो होती हैं वो क्या कहलाएंगी? फीस कहलाएंगी। अब उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद होती है कि जो लाइसेंस फीस होती है, ठीक है, लाइसेंस की जो फीस होती है, लाइसेंस फीस के अंदर क्या आएगा? इसके अंदर आता है कि जैसे कि मतलब आयात इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, इंपोर्ट के लिए जो हमें लाइसेंस लेने पड़ते हैं उसकी जो फीस होती है। उसके बाद आता है एस्चीट। एस्चीट का मतलब क्या होता है? कि ऐसे व्यक्ति की संपत्ति, ध्यान रखना ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि एस्चीट का मतलब क्या होता है? कि ऐसे व्यक्ति की संपत्ति से होने वाले आय को दिखाता है जो बिना किसी कानूनी उत्तराधिकारी के समाप्त हो जाती है। दूसरे शब्दों में सरकार उस संपत्ति पर कानूनी अधिकार प्राप्त करती है जिसका कोई दावेदार नहीं होता, ठीक है। यानी कि मान लिया जाए कि कोई एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, और उसकी डेथ के बाद उसके पीछे कुछ नहीं, उसने जो नॉमिनी बनाते हैं ना, तो वो कोई है ही नहीं उसका, ठीक है, उसका दावेदार कोई नहीं है, तो उससे जो मतलब ये प्राप्त होती है, जिस व्यक्ति की संपत्ति प्राप्त होती है वह एस्टेट कहलाती है। उसके बाद आता फाइन्स एंड पेनल्टीज। फाइन्स और पेनल्टीज यानी कि जुर्माना और दंड। अगर आपने कोई भी रूल रेगुलेशन तोड़ा है तो उसके लिए आपके ऊपर क्या लगेगा? फाइन्स लगेगा और पेनल्टी लगेगी, ठीक है ना। जैसे कि आप अगर मान लिया जाए कि आपने हेलमेट नहीं पहन रखा और आप कोई भी गाड़ी, एक्टिवा, बाइक चला रहे हो तो उस टाइम पर जो आपके ऊपर पेनल्टीज लगती है, फाइन लगता है। उसके बाद आता है फॉरफीचर्स, ठीक है ना, जब्ती। जब्ती का मतलब इसको बोलते हैं हिंदी में जब्ती, जब्त कर लेना, ठीक है। इसके द्वारा क्या होता है कि जब्ती अदालत द्वारा, यानी कि अदालत ने कोई ऑर्डर दिया, उनका पालन नहीं करने पर लगाया गया जो दंड होता है। उसके बाद आता है गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। गिफ्ट्स यानी कि उपहार और अनुदान। जैसे प्राकृतिक आपदा आ जाए, युद्ध हो जाए, तो ऐसी जब घटनाएं घट जाती हैं तो कुछ गिफ्ट्स और जो ग्रांट्स हैं, ठीक है, कुछ डोनेशन
भी सरकार के लिए राजस्व का एक स्रोत है। यानी कि कोई भी अगर कोई भी मतलब अनफोर्सिन अगर कोई घटना घटती है तो उससे में जो मतलब गिफ्ट दिए जाते हैं, ग्रांट्स दी जाती हैं, एक देश दूसरे देश को देता है या एक स्टेट दूसरे स्टेट को देता है, तो उस टाइम पर सार्वजनिक उद्यमों से यानी कि जो पब्लिक एंटरप्राइजेज है, ठीक है ना, उनसे जो इनकम होती है वो क्या कहलाएगी, सार्वजनिक उद्यमों से आय। कि सरकार की ओनरशिप वाले जितने भी उद्यम जैसे रेलवे, शेल से होने वाले SAIL, ठीक है ना, तो इनसे जो होने वाली जो इनकम है वो क्या, ये भी गवर्नमेंट का नॉन टैक्स रेवेन्यू है। उसके बाद स्पेशल असेसमेंट की विशेष मूल्यांकन उन भुगतानों को दिखाता है जो संपत्ति के मालिकों द्वारा किए जाते हैं। जिनकी भी संपत्ति होती है उनके द्वारा ये पेमेंट की जाती है, जिन्होंने सरकार की डेवलपमेंट एक्टिविटीज के कारण पूंजीगत लाभ का अनुभव किया, ठीक है ना। मान लिया जाए कि कोई भी एक चीज़ ऐसी है, ठीक है, स्पेशल असेसमेंट का मतलब है कि यहाँ से हाईवे निकल जाए, ठीक, और आपने यहाँ पर कोई काम स्टार्ट कर रखा था, कोई बिजनेस, पहले वो इतना चलता नहीं था, अब उस हाईवे के निकलने से आपको बेनिफिट होता है। तो ये हाईवे निकलने के कारण से जो बेनिफिट होता है उसके ऊपर क्या होता है, ठीक है ना, गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट किया तो इसके ऊपर उसने कैपिटल बेनिफिट हुआ, तो उसको क्या करेगा, उसको मतलब पेमेंट करनी पड़ेगी। दूसरी बात क्या है, दूसरा देखिए आसान और सबसे ईजी जो है, आप देखिए मान लिया जाए कि पहले ये हाईवे निकला, यहाँ पर आपकी कोई दुकान है, कोई संपत्ति है, कोई ज़मीन है, पहले उसकी रेट मान लेते हैं कि 40 लाख थे, और जैसे ही हाईवे निकला तो वहाँ पर 4 करोड़ हो गए। तो इस कारण से जो बेनिफिट हुआ, जैसे एक्सप्रेसवे, बांध बना दिया गया, रेल लाइन बिछा दी गई, ठीक है ना, आदि के निर्माण से पड़ोस की जो संपत्तियां हैं उनका क्या हो जाए, मूल्य बढ़ जाए। ये थी हमारी नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। एक तो आपको यही पता होना चाहिए, अगर पूछ ले कि नॉन टैक्स रिसिप्ट्स क्या होते हैं, फीस, लाइसेंस फीस, फाइन्स एंड पेनल्टीज, तो ये आपका जैसे S-शीट है, S-शीट को तो कई बार नॉर्मली वैसे ही पूछ लेता है, और स्पेशल असेसमेंट है, इसको भी कई बार पूछ लेता है कि कोई गवर्नमेंट की डेवलपमेंट करने के कारण से तो हमारी जो प्रॉपर्टी की इनकम बढ़ जाए। उसके बाद आती है कैपिटल रिसिप्ट्स, ठीक है ना। अब आती है जो पूंजी, ये एक ध्यान रखिएगा, जब हम पूंजीगत रिसिप्ट्स की बात करेंगे तो इसका जो होता है, इससे जो गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटीज हैं वो भी क्रिएट होती हैं और जो एसेट है वो भी क्रिएट होते हैं, ठीक है ना। लाइबिलिटी भी बढ़ती हैं और एसेट भी क्रिएट होते हैं। कि बजट प्राप्तियों का दूसरा जो कंपोनेंट्स है वो है कैपिटल रिसिप्ट से। जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स के ये उल्टा होता है। कैपिटल रिसिप्ट से सरकार के उन रिसिप्ट्स को दिखाती हैं जो सरकारी संपत्ति में कमी का कारण बनती है, ठीक है ना। एसेट क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, ठीक है ना। कैपिटल रिसिप्ट्स में एसेट कम कैसे हो सकते हैं, जैसे कि मान लिया जाए कि इसके अंदर अदर रिसिप्ट्स की बात देखिए, गवर्नमेंट जब डिसइन्वेस्टमेंट करती है ना, तो इन्वेस्टमेंट क्या, जब मान लिया जाए कि एयरलाइंस को उसने क्या कर दिया, सेल कर दिया, तो पहले क्या थी, वो उसकी एसेट थी, अब वो एसेट क्या होगी, कम हो गई। तो कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब क्या होता है कि जब हम इससे होता है कि जो लाइबिलिटी भी चेंज होती है, दूसरा क्या है, कैपिटल जो है एसेट है वो भी चेंज होते हैं। रिसिप्ट्स की बात करें तो प्राप्त होंगे ना, बेचकर हमें धन प्राप्त हुआ तो कम हो गए हमारे पहले। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास 2 किले जमीन के, ठीक, इन 2 किले जमीन के लिए अब आपका घर का खर्चा नहीं चल रहा, ठीक है ना। आप क्या करो, इसमें से 1 बीघा या जितना भी एक जमीन का लैंड का टुकड़ा आप बेच दो, तो पहले 2 थे उससे आपके पास कम रह जाएगा ना। तो ये इस तरीके से जैसे जैसे बेचते जाओगे और कम रहता जाएगा। तो इसको बोलते हैं कि कैपिटल रिसिप्ट से क्या होगा, एसेट रिडक्शन हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता, ठीक है ना, 2 तरीके ने, तो यहाँ पर ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पर जो लाइबिलिटीज है वो भी चेंज होती है और जो कैपिटल एसेट हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। तो जो सरकारी संपत्ति में कमी का कारण भी बनते हो, सरकार के लिए देयता बनते हो। तो लाइबिलिटीज और एसेट दोनों में परिवर्तन होगा, एसेट घट सकते हैं और लाइबिलिटीज क्या है यहाँ पर एक तरीके से चेंज हो सकती है, ठीक है। ऋण की वसूली, ऋण की वसूली इसके अंदर आएगा कि रिकवरी ऑफ लोन्स। फर्स्ट कि कैपिटल रिसिप्ट्स कहाँ से होंगी, कैपिटल का मतलब होता है बड़े लेवल का पैसा आना, ठीक है ना, बड़े लेवल पर। रिकवरी ऑफ लोन्स कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है अक्सर विभिन्न उद्देश्यों के लिए स्टेट गवर्नमेंट या जो यूटी होते हैं को लोन देती है। ऐसे ऋणों की वसूली यानी कि ऐसे जो लोन दिए उसने उसकी वसूली सरकार के लिए प्राप्तियों का एक हिस्सा। देखिए क्या करें, ये करें कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक, वो क्या करती है स्टेट को, और यूटी यूनाइटेड जो मतलब टेरिटरी होते हैं हमारे, जो यूटी होती हैं
इनको क्या करती है, लोन देती है। अब लोन देगी तो फिर दोबारा इनको क्या करेगी, रिकवर करेगी, तो ये उस टाइम पर क्या हो जाएंगे, उसकी रिसिप्ट्स कहलाएंगे। ये बात है। ऐसे ऋणों की वसूली को पूंजीगत प्राप्ति में माना जाता है, क्योंकि ऋण जितना भी, ये मैं आपको जब मैंने अभी जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की जो वीडियो अपलोड की उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट करवाया था, और बैलेंस ऑफ पेमेंट पे मैंने आपको बताया था कि जितने भी लोन्स होते हैं, ठीक है ना, जैसे वहाँ पर कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट किया था ना, सेम आप यही जान लेना। करंट अकाउंट जो है ना रेवेन्यू टाइप का होता, और कैपिटल अकाउंट जो होता है हमारा ये इसी यही बातें सेम आपको वहाँ पर मिलेंगी। तो जब हम बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट की, तो जो लोन आ जाएगा ना वो क्या आ जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट का एक पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और क्या है, क्योंकि ऋण से सरकार की वित्तीय संपत्ति में कमी आती है, क्योंकि जब गवर्नमेंट लोन देती है इनको तो जो उनकी एसेट होती है वो डिडक्ट होती है। उसके बाद है कि लोन, सेकेंड है कि बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, ठीक है ना, अदर लाइबिलिटीज। यहाँ पर अगर आप देखोगे ऋण और अन्य देनदारियां, सरकार द्वारा धन ऋण लेना, ठीक है ना, सरकार के द्वारा लोन लेना, इसके लिए लाइबिलिटीज बनाता है। नहीं, उसकी लाइबिलिटी बढ़ेगी, अगर वो लोन लेगा, उधार लेगा, ठीक है ना, उधार लेगा तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ती है ना, आपको आपकी देनदारी बढ़ जाएगी। इसलिए सरकार की उधार गतिविधि यानी कि जो भी बोरोइंग से प्राप्तियों को पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में माना जाता है, कि बोरोइंग्स हो गई, लोन्स हो गए, ये सारे हमारे कैपिटल रिसिप्ट्स का पार्ट है, ठीक। अब इसके अंदर है कि जो सरकार है ना वो कहाँ कहाँ से उधार ले सकती है। फर्स्ट ये ध्यान रखना एक बार कि जो गवर्नमेंट है वो कहाँ कहाँ से लोन ले सकती है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सरकार कहाँ कहाँ से लोन ले सकती है, पब्लिक से यानी कि जनता से लोन ले सकती है, ठीक है, सेंट्रल बैंक से लोन ले सकती है, और जो फॉरेन गवर्नमेंट है उनसे लोन ले सकती है, ठीक है ना। तो इतने सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है, पब्लिक से भी, ठीक है ना, सेंट्रल बैंक से भी और फॉरेन गवर्नमेंट से भी। उसके बाद आप ये वही है कि पीएफ प्रोविडेंट फंड हो गया, बोरोइंग हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, ये अदर रिसिप्ट्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना। एक और पार्ट रहता है अभी कि जो अन्य प्राप्तियां, और इसके अंदर आपने देख लिया ना कि मतलब कहाँ कहाँ से उधार ले सकते हैं। एक मैंने आपको बता दिया, जनता से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, विदेशी सरकारों से, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जो संस्थान होते हैं जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक। जो अन्य प्राप्तियां इनके अंदर क्या आएगा, इनमें उधार के यानी इसको छोड़कर, ठीक है ना, इसके सिवा और क्या कर सकती है गवर्नमेंट, ठीक है ना, पूंजीगत प्राप्ति और ऋण की वसूली, इनमें उधार के अलावा जो उधार लिए हैं अन्य स्रोतों से पूंजीगत प्राप्तियां और ऋण की वसूली शामिल है। अन्य प्राप्तियों के अंदर क्या आता है, डिसइन्वेस्टमेंट, जो मैंने आपको बताया था, डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, डिसइन्वेस्टमेंट। अब डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन में आपको बता चुकी हूँ कि डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है। ये देखिए, जब आपने 1991 की बात करते हो, 1991 की बात करते हो, तो उस टाइम पर LPG आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उसी के टाइम पर ये 91-92 में ही ये स्टार्ट हुआ था कि डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब गवर्नमेंट के पास, ठीक है ना, 51 या 51 से ज़्यादा हिस्सेदारी गवर्नमेंट के पास हो, और उससे पीछे यानी कि 49% तक किसके पास हो सकते, प्राइवेट सेक्टर के पास हो सकते। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है, प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि जब 51 से ज़्यादा हिस्सेदारी प्राइवेट के पास और गवर्नमेंट के पास क्या है, 49 से यानी कि 51 से कम रह जाए। तो 51 अगर उसके पास होगी, देखिए 50-50 होगा तो इक्वल हो जाएंगे कि इतना ही सेंटर के पास है, इतना स्टेट के पास है। लेकिन एक अगर 51 है तो इसका मतलब क्या, एक के पास ज़्यादा। अगर प्राइवेट के पास 51 है, 51 से ज़्यादा, तो प्राइवेटाइजेशन। यदि गवर्नमेंट के पास 51 या 51 से ज़्यादा है जो गवर्नमेंट होती है, तो इसको बोलेंगे डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, अपने कुछ मतलब हिस्सेदारी प्राइवेट सेक्टर को बेच देना। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि जो मतलब डिसइन्वेस्टमेंट है वो इसके अंदर आ जाएगा। डिसइन्वेस्टमेंट से सरकारी संपत्ति कम होती है, क्योंकि जब वो अपना हिस्सेदारी बेच देंगे तो पहले के कंपेयर में उसके पास जो एसेट होगा वो घट जाएगा, इसलिए इसे पूंजीगत प्राप्ति में माना जाएगा। तो जितने भी इन्वेस्टमेंट होते हैं, मैं आपको बताती हूँ, जितने भी लोन्स होते हैं, जितने भी बोरोइंग होते हैं, जितने भी इन्वेस्टमेंट होते हैं, वो सारा का सारा कैपिटल का ही पार्ट होते हैं। हमने कैपिटल अकाउंट में पढ़ा था ये चीज़ें।
अब ये तो आपने रेवेन्यू के बारे में पढ़ लिया। अब है एक्सपेंडिचर, बजट एक्सपेंडिचर। जिस तरीके से हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं उसी तरीके से क्या होता, हमारा खर्च भी होता है, ठीक है। तो बजट जो एक्सपेंडिचर होता है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, ठीक है ना, एक। अब हम बात करते हैं बजट एक्सपेंडिचर के बारे में, ठीक है ना। बजट एक्सपेंडिचर में वही चीज़ें हम देखेंगे कि बजट एक्सपेंडिचर में दो तरीके का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। जब हम बात करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तो ये रेकरिंग नेचर का होगा, ना तो इससे लायबिलिटीज और ना ही एसेट के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर लायबिलिटीज, जैसे वहाँ पर कैपिटल रिसिप्ट था ना, एसेट और लायबिलिटीज से संबंधित था, वैसे ही यहाँ पर है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर क्या है कि दिस रेफर्स टू दैट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच कोज रिडक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। इससे क्या होता है, गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटीज होती है, देनदारी होती है ना, वो क्या होती है, कम होती है। अब क्यों होंगी, अब जैसे मान लिया जाए कि हमने किसी से उधार ले रखा था, अगर हम उसका उधार उतार देंगे तो जो हमारी लाइबिलिटीज है ना वो घट जाएंगी ना, तो खर्च करने का यही मतलब है। एज वेल एज क्रिएट एसेट फॉर द गवर्नमेंट। इससे जो है ना एक्सपेंडिचर से गवर्नमेंट के एसेट भी क्रिएट होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट शेयर्स और बॉन्ड्स को परचेज करे या इनके ऊपर खर्च करे, तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट के जो है ना एसेट क्रिएट हो जाएंगे, बॉन्ड्स, शेयर्स, ये सारी चीज़ें। तो आपने देख लिया, क्योंकि शेयर्स क्या है, किसी कंपनी की अगर हिस्सेदारी परचेज कर ली जाए तो इससे गवर्नमेंट की एसेट बढ़ेगी। तो ये ध्यान रखना आपने कि जब हम रिसिप्ट्स की बात करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर क्या है कि जो गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ है ना वो क्या है, घटती है, ठीक है। और जो वहाँ पर रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर क्या था कि गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज बढ़ती है। यहाँ पर जो एसेट है ना वो एज वेल क्रिएट्स होते हैं एसेट, वहाँ पर क्या है, एसेट कम होते हैं। जैसे कि अब ये ध्यान रखना आपने, इसका अपोजिट आप अपने आप कर लो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेकरिंग नेचर का होता है, जो बार बार करना पड़ता है। दिस रेफर्स टू द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच डज नॉट कोज एनी रिडक्शन इन द गवर्नमेंट। देखिए इसके लाइबिलिटीज से कोई प्रभाव नहीं होता, ना ही यहाँ से कोई एसेट क्रिएट होते हैं, ना ही भी कोई लाइबिलिटी मतलब इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। ये जो एक्सपेंडिचर होता है ना, जैसे कि सैलरीज के ऊपर खर्च करना हो गया, पेंशन के ऊपर, सब्सिडीज के ऊपर, इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर, इनके ऊपर जो खर्च करते हो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा, जो हमें बार बार करना पड़ता है। जैसे कि हमारे घर में हम अपना घर बनाते हैं, तो जो ये घर बनाते हैं ना, ये क्या होता, एक तरीके से हमारा एसेट होता। लेकिन इसके ऊपर जो हम मतलब बहुत बार जो खर्च करते हैं, जैसे कि इसके अंदर पेंट करवाना है, कोई फैन खराब हो गया उसको ठीक करना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेकरिंग नेचर का, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। और उसी प्रकार से यदि हम कोई भी, जैसे कि हमने घर बनाया, ठीक है ना, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर था। दूसरा इसके जो हम डेली रोजमर्रा का खर्च करते हैं ना, कपड़े लेकर आने, खाने पीने की चीज़ें करनी, तो ये सारा हमारा क्या होता है, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है ना। जब हैवी एक्सपेंडिचर होगा तो वो क्या होगा, कैपिटल। और जब रोज रोज जो करने वाला होता है वो होता हमारा एक तरीके से रेवेन्यू। ऑन द बेसिस ऑफ प्लान एंड नॉन प्लान एक्टिविटीज प्लान एक्सपेंडिचर। तो वो करे कि हम अब प्लान और नॉन प्लान के आधार पर, एक तो होता है जो प्लान करके खर्च करते हैं, कैसा होता है जो बिना प्लान खर्च किए खर्च करना पड़ता है, जैसे प्लान किया हुआ। दिस रेफर्स टू बजट एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द प्लान प्रोग्राम। और जो पंचवर्षीय योजनाएं होती थी ना, ठीक है, ये एक्सपेंडिचर है ना, उनके अंदर मेंशन होता था कि भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, खर्च करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और फॉर एग्जांपल जैसे कि ये पहले ये क्वेश्चन पूछ लेते थे, एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर के ऊपर जो खर्च करना, हेल्थ के ऊपर खर्च करना, तो ये हमारे प्लान होते पहले कि हेल्थ के ऊपर इतना करेंगे, एग्रीकल्चर के ऊपर इतना करेंगे। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, इसको अलग डिवाइड कर लेना। यहाँ पर ये प्लान एक्सपेंडिचर था नंबर 1, ठीक है ना, और ये नंबर 2 हो जाएगा, ठीक। तो ये नंबर 2 हो जाएगा। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ये क्या होता है कि दिस रेफर्स टू दैट बजट एक्सपेंडिचर विच इज़ नॉट प्लान। तो वो करें कि जो हमें प्लान नहीं किया हुआ, एकदम से अचानक करना पड़ जाए। दिस एक्सपेंडिचर आर एक्सपेंडेड ऑन प्रोग्राम विच आर नॉट, इनकी जिनको 5 ईयर प्लान में मेंशन ही नहीं किया हो, जैसे कि कोई भी मतलब रिलीफ फंड हमें देना पड़ जाए, ठीक है। मान लीजिए कि रियल एक्सीडेंट आ गया, जो विक्टिम्स होते हैं, फॉल्ट रिलीफ कैंपेन चलाने पड़ जाए। जैसे कोरोना के टाइम पर क्या था कि जो भी कोरोना के अंदर जो भी डॉक्टर्स, नर्सिज या फिर वैसे ही नॉर्मल बंदे की डेथ हुई, तो गवर्नमेंट ने उनको क्या किया, कुछ फंड प्रोवाइड किया। तो आपने देखा कि तो ये क्या कहलाएगा, हमारा नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर हो जाएगा। जो भी राहत राशि, बाढ़ राहत अभियान जो चलाए जाएंगे, ठीक है ना, जो एक्सीडेंट से पीड़ित व्यक्ति है।
अब उसके बाद तीसरी इसको हम डिवाइड करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट। ठीक है, जो हम खर्च करते हैं विकास के लिए, एक ऐसा होता है कि जो हम विकास के लिए खर्च नहीं करते लेकिन जरूरी होता, जैसे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है। दिस रेफर्स टू दैट बजट एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, ग्रोथ करने के लिए, विकास करने के लिए जो खर्च करते हैं, जैसे एजुकेशन के ऊपर खर्च करना, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करना, तो ये हमारा एक तरीके से डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हो जाएगा। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता कि दिस refers to that budget expenditure which is incurred on the non-development activities. This expenditure do not directly contribute, ये डायरेक्ट क्या है कंट्रीब्यूट नहीं करता है। ठीक है ना, जैसे नेशनल इनकम को बढ़ाने में, बट क्या करता है, एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलप, लेकिन ये एक्सेलरेट करता है किसको, ग्रोथ और डेवलपमेंट को। ठीक है ना, अब इसके अंदर क्या कैसे करेगा फिर ये, अगर हम इसकी बात करें तो ये किस तरीके से करता है कि यह वैसी दे राष्ट्रीय में तो योगदान नहीं करता बल्कि आर्थिक विकास और विकास की प्रक्रिया को तेज करता, एक्सेलरेट करता। जैसे कि हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, प्रशासन के ऊपर जो खर्च किया जाता, आप देखते होंगे कहीं भी शहर में जाओ तो आपको जगह जगह पुलिस मिलेगी। ठीक है ना, और जो जगह जगह पुलिस मिलेगी तो आपको क्या है, एक तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। कोई भी घटना घटती है तो आपको वहाँ पर सिक्योरिटी रहती है, तो सबके लिए होती है ना वो, तो ये डायरेक्ट थोड़ा कुछ उत्पादन थोड़ा करते हैं वहाँ पर, कोई चीज़ थोड़ा पैदा कर रहे हैं वहाँ पर, या कोई फैक्ट्री चला रहे, कुछ नहीं, बस खड़े हुए। लेकिन वो अगर वो नहीं हो तो क्या है, आपको जहाँ पर जाना आप पहुँच ही नहीं पाएंगे, इतना भीड़ हो जाएगी, इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, कोई भी आपके साथ कुछ भी कर सकता। वही है जो लॉ ऑर्डर मेंटेन करके रखे जाते हैं, जैसे बुढ़ापा पेंशन है या फिर आपको स्कॉलरशिप मिलती है, तो ये सारे डायरेक्ट उत्पादन में कोई हिस्सेदारी नहीं रखते, लेकिन इनडायरेक्ट इनका बहुत रोल होता है। अब उसके बाद आती हैं, अगर हम बात करें तो बजट प्राप्तियाँ। अभी आपने क्या देख लिया, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट्स, उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक, उसके बाद आपने इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद फिर आपने देखा कि बजट में ये चीज़ें की आपने, देखी ध्यान से देखिए मैं आपको क्या बता रही हूँ। स्टार्टिंग में आपने देखा कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक बार जाने दिए, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सारी चीज़ें देखी। उसके बाद अभी आपने प्लान, नॉन प्लान, ये सारी की सारी आपने कहाँ पर देखी। फिर हमने देखा कि बजट एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, बजट एक्सपेंडिचर के बाद हमने दो वही आएंगे ना, बजट एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, और जो है ना कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको आगे डिवाइड कर दिया गया। फिर प्लान, नॉन प्लान, डेवलपमेंट, नॉन डेवलपमेंट, ये मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी, वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। अब उसके बाद आप देखिए, जैसे ही हमारा आपने ये देखा, उसके बाद आता बजट रिसिप्ट्स, ठीक है ना। बजट एक्सपेंडिचर के बाद अब हम करते हैं बजट रिसिप्ट्स के बारे में, बजट प्राप्तियाँ। जब हम बात करते हैं बजट प्राप्तियों के बारे में तो ये क्या बताती है आपको, बजट जो प्राप्तियाँ होती हैं, दिस रेफर्स टू द एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर फिजिकल ईयर फ्रॉम ऑल सोर्सेज, नेमली टैक्स, नॉन टैक्स, कैपिटल सोर्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये किसी विशेष वित्तीय वर्ष के दौरान सभी स्रोतों से, टैक्स से, नॉन टैक्स से, कैपिटल रिसोर्स से, सरकार की जो अनुमानित धन प्राप्तियों को दिखाती हैं, संदर्भित करती हैं। प्राप्ति एक वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार के कुल नकदी प्राप्ति, यानी कि दिस रिसिप्ट्स इम्प्लाई दैट टोटल कैश इनफ्लो ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग, एक साल के अंदर गवर्नमेंट का कितना मतलब रेवेन्यू जो है ना इनफ्लो हुआ, उसके बारे में ये बात करते कि कितना गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आया। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड की बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर आपको क्या दिखाता है, ये आपको बताता है कि इट रेफर्स टू एस्टिमेटेड मनी एक्सपेंडिचर, यानी खर्च किया है, वहाँ पर तो क्या था मनी रिसिप्ट्स, यहाँ पर मनी एक्सपेंडिचर है। गवर्नमेंट बने वेरियस सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर, ठीक है, एक साल के अंदर जो भी उसने खर्च किया है ये उसके बारे में बताता है, ठीक है ना। तो यह क्या है, सरकार द्वारा अनुमानित धन व्यय, यानी कि जो भी खर्च किया धन का, उसके बारे में बात करता। अब आगे हम बात करते हैं, हमने देख लिया कि बजट एक्सपेंडिचर, ठीक है, और हमने देख लिया बजट रिसिप्ट्स,
अब आप यहाँ पर देखिए, अगर हमारे बजट एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब क्या, बजट रिसिप्ट्स क्या है, कम है। बजट रिसिप्ट्स कम है और बजट एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा हो जाए तो हम क्या होंगे, डेफिसिट में होंगे ना, घाटे में। सीधा देखिए आपके कि खर्च तो है ज़्यादा और आय है कम, तो आप किस में जाओगे, घाटे में जाओगे। तो अब जितने भी हमने वहाँ पर घाटे के बारे में बात की थी ना, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, तो सारी बातें यहाँ पर हम करने वाले हैं कि बजट डेफिसिट क्या होता है। बजट डेफिसिट की सबसे पहले बात करेंगे, ये कुल बजट प्राप्तियों पर कुल बजट व्यय के दिखता है, यानी कि जो भी कुल बजट प्राप्तियाँ क्या थी, यानी कि जो हमने बजट रिसिप्ट्स हमारी क्या है, कम है और बजट एक्सपेंडिचर ज़्यादा, उसको हम बोलते हैं बजट डेफिसिट। ठीक है ना, कि जो हमारा बजट घाटा है वो क्या है कि हमारे बजट एक्सपेंडिचर ज़्यादा, टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है टोटल रिसिप्ट से। तो समझ में आया आपको। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें कि बजट घाटा या बजट जो डेफिसिट है, ये उस सिचुएशन को दर्शाता है जहाँ सरकार की कुल बजट प्राप्तियाँ सरकार की कुल बजट वैसे कम होती है। वही है यहाँ पर कि इट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ टोटल बजट एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल बजट रेशियो, यानी कि खर्चा ज़्यादा और आय कम है। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो बजट डेफिसिट इम्प्लाइज द ए सिचुएशन वेयर द टोटल बजट रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉल शॉर्ट ऑफ द टोटल बजट। ठीक है ना, यहाँ पर ये जो कटी हुई है ना थोड़ी सी, इसको मैं वहाँ पर ठीक करके आपको सेंड करूँगी। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे खर्चे ज़्यादा हैं और आय कम है। ठीक, सिंपल मीनिंग यही है इसका। देखिए इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा कि मतलब इसमें क्या है। अब उसके बाद हम सीधा आ जाते हैं यहाँ पर, नीचे आइए कि डेफिसिट, बजट डेफिसिट का क्या मतलब है, ये बजट डेफिसिट है पूरा। ठीक है ना, ये बजट डेफिसिट है, वही है, ऊपर वाले को पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए कि जब टोटल बजट एक्सपेंडिचर, इसमें टोटल बजट एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाएगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, ग्रेटर देन है टोटल बजट रिसिप्ट से। ठीक है ना, टोटल बजट रिसिप्ट से क्या है, ये ज़्यादा है, तो इसको हम बोलेंगे बजट डेफिसिट। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ, या आ जाएगी ये लाइन कि टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट। द बजट डेफिसिट इज ऑफ द फॉलोइंग 3 टाइप्स, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछता है कि बजट डेफिसिट, तो ये है कि जब टोटल बजट एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन है टोटल बजट रिसिप्ट से। उसके बाद हमने क्या टाइप्स करने हैं ना, इसके टाइप्स ये अलग से हेडिंग बना लेना आप कि टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट। टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट है ना 3 प्रकार का होता है, एक रेवेन्यू डेफिसिट होता है, एक फिजिकल डेफिसिट होता है, एक प्राइमरी। आपसे पूछ सकता है ये कि अगर आपसे पूछे बजट डेफिसिट को डिफाइन कीजिए, आप बोलोगे 3 टाइप्स होता है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। तो अब हम बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट की। जब हम रेवेन्यू डेफिसिट की फॉर्मूले ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे, अगर पब्लिक के आएंगे, जितने भी आएंगे उससे 2-3 आपको इसी वीडियो से मिल जाएंगे। रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट का क्या मतलब होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए यहाँ पर रेवेन्यू, ठीक है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक तरीके से ये हमारा राजस्व घाटा जो है ना, रेवेन्यू डेफिसिट को हिंदी में बोलते हैं। यहीं पर मैं आपको बता देती हूँ, ये होता है राजस्व घाटा, राजस्व घाटा। तो ये क्या होता है, राजस्व खर्च और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट्स का डिफरेंस होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या बोलेंगे हम, राजस्व व्यय, राजस्व व्यय, और ये होता है हमारा राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व प्राप्तियाँ। इन दोनों का डिफरेंस होता है। या ये बोलो, वैसे तो ये इससे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा ज़्यादा तभी तो घटा हुआ, और रेवेन्यू रिसिप्ट से, ठीक है ना। तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा रिसिप्ट इम्प्लाइज ऑफ द रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, इसको आप रहने देना, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। हाँ, तो वह करेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट बोलेंगे। तो फॉर्मूला नहीं बोलोगे ना कि RD इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ये आपको मैथमेटिकल फॉर्म में भी दे सकता है कि आप निकालना पूछ ले। उसके बाद आता फिजिकल डेफिसिट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये 4-5 फॉर्मूले जो मैं यहाँ पर बताऊंगी। अब उसके बाद जब हम बात करते हैं फिजिकल डेफिसिट की, फिजिकल डेफिसिट को हिंदी में बोलते हैं राजकोषीय घाटा। क्या बोलते हैं इसको, राजकोषीय घाटा।
अच्छा, एक सेकंड रुकिए। पहले हम कर रहे थे रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट आपको समझा? इसके थोड़े से मैं आपको एक बात बता देती हूँ, इसके क्या क्या प्रभाव होंगे। इसका मतलब होता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर हमारा ज़्यादा है और रेवेन्यू रिसिप्ट, इसका मतलब कि रोज़मर्रा के खर्चे भी हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे। जैसे कि मान लिया जाए कि आप अपने घर में अपने माता पिता को देखते होगे, तो वो हमारे घर का खर्च चलाते, घर खर्च चलाते, या फिर तुम आगे आने वाले समय में तुम घर खर्च चलाओ। तो यदि उस घर खर्च चलाने के लिए डेली रूटीन में जो भी सब्जी आती है, चाय आती है, दूध आती है, फीस जाती है, कपड़े लेकर आते, कोई भी खर्च है, ठीक है, अगर उस डेली रूटीन को भी चलाने के लिए आपको पैसा उधार लेना पड़े, ठीक है ना, आप अपनी इनकम से उस खर्च को नहीं चला पा रहे हो, तो इसका मतलब है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका ज़्यादा, रेवेन्यू रिसिप्ट से, तो ऐसा गलत होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है कि यदि हमारा हाई रेवेन्यू डेफिसिट है तो सरकार अपने राजस्व व्यय को अपनी राजस्व प्राप्ति से पूरा कर पाने में सक्षम नहीं है, या इसको दूसरे शब्दों में बोले तो सरकार का उपभोग और प्रशासनिक व्यय उसकी कर और गैर कर प्राप्ति से अधिक है। यानी कि अभी आपने देखा ना कि रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर क्या आते थे, ये देखिए रेवेन्यू डेफिसिट है, यहाँ पर हमने देखा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आएगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, कंजम्पशन के ऊपर जो खर्च करेगी, ठीक है ना, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो जाएगा। डिफेंस के ऊपर जो खर्च करेगी, तो ये इस तरीके का जो खर्च करेगी वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, जो वहाँ पर पड़ा था। प्राप्तियाँ क्या थी, टैक्स से प्राप्ति हुई थी, नॉन टैक्स से प्राप्ति थी। इसका मतलब क्या कि ये खर्चा तो ज़्यादा हो गया, लेकिन वहाँ से आपका टैक्स कलेक्शन या नॉन टैक्स से आपकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं हुई। घाटे को कम करने के लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा, या तो अपना ये खर्च कम करना पड़ेगा जो कंजप्शन के ऊपर है, डिफेंस के ऊपर है, ये कम खर्च करना पड़ेगा, या अपना टैक्स और नॉन टैक्स बढ़ाना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। और विकासशील अगर डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्री की अगर हम बात करें तो ये इस तरीके से ये जो रेवेन्यू डेफिसिट हमारा हो जाता है, इसको कवर कर पाना क्या होता है, बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, कर जो टैक्स रिसिप्ट्स होती हैं या नॉन टैक्स रिसिप्ट्स होती हैं, ठीक है ना, तो वह करे की वृद्धि का थोड़ा यानी कि कम बढ़ा पाएगी वहाँ से, ठीक है ना। तो ज़्यादा टैक्स लगा सकती है, लोगों की पहले ही इनकम इतनी नहीं होती है और बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो कि टैक्स के क्राइटेरिया में आते हैं, तो एवरेज इनकम का जो लेवल होता है वो कम होता है। दूसरी ओर ऐसे देश यानी कि जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड है, यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे देशों में वृद्धि और विकास प्रक्रिया के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, अपनी ग्रोथ को करने के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ये रेकरिंग नेचर का या जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो करना पड़ता है, ठीक है ना। तो राजस्व घाटे को कम करने के लिए जो अंडर डेवलप कंट्री होती है क्या करती हैं, सरकार देश में सरकार को उधार लेंगी, ठीक है ना, या डिसइन्वेस्टमेंट करेंगी, ठीक है, जैसे ही वे अपने शेयर्स हो गए वो प्राइवेट सेक्टर को बेच देंगी, इन चीज़ों का सहारा लेंगी। लेकिन बोरोइंग और डिसइन्वेस्टमेंट का इकोनॉमी के ऊपर और अधिक प्रभाव पड़ता है। जो अंडर डेवलप इकोनॉमी होती है, ठीक है, उनके ऊपर क्या होते हैं, बहुत बुरे प्रभाव पड़ते हैं। क्या पड़ते हैं उनके ऊपर प्रभाव, यदि उधार लेकर खर्चा करते रहे तो उससे क्या होगा, एक तो इन्फ्लेशन आ जाएगा, ठीक है, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, मुद्रास्फीति आ जाएगी। उस राज्य अगर हमारा हाई रेवेन्यू डेफिसिट के कारण सामाजिक यानी कि जो वेलफेयर है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, वेलफेयर क्या होगा, बंद हो जाएगा। गरीबों के ऊपर यानी कि जो पुअर एक तरीके से क्लास है उसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। फाइनेंशियल जो हमारा सिस्टम हो वो कमज़ोर हो जाएगा, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी और राजस्व घाटा अधिक होने के कारण लोग जो हैं वो सरकार के ऊपर से विश्वास उठा लेंगे। इसी तरह जो विदेशी हैं, जो बाहर के जो व्यक्ति हैं वो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है ना। विदेशी निवेशक एवं संस्थान भी जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, जैसे FDI आता ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FPI आता फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, FII आता फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ये क्या करेंगे, यहाँ पर उनका विश्वास कम हो जाएगा, क्योंकि वो देखेंगे यहाँ पर इनका खुद का ही खर्चा जो हर रोज का इनका खर्चा होता है वही पूरा नहीं कर पा रहे। अगर हम वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते तो हमारे क्या होंगे, हमारा इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि डूब ही जाए। तो इससे क्या होगा, हमारे देश पर बाहर का इन्वेस्टमेंट
कम आएगा, ठीक है ना। निवेश की मात्रा कम होगी, शेयर जो मार्केट होती है हमारी, जो स्टॉक मार्केट होती है वो गिर जाएगी। तो इससे क्या होगा, हमारे इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारी क्रेडिट है हमें मिलते हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, एक तरीके से मतलब खराब हो जाएंगे। तो वाणिज्यिक बैंक ब्याज दरों में वृद्धि करते हैं, जिस स्थिति यानी कि क्या करते हैं, जो कमर्शियल बैंक है वो क्या कर देते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देते हैं, जिससे स्थिति और भी खराब हो जाती है। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से निवेश और कम होता है और इकोनॉमी रिसेशन की तरफ आ जाती है। तो कंक्लूजन सिर्फ यही निकलता है कि डेवलपिंग देशों में हाई राजस्व जो मतलब घाटा होता है, रेवेन्यू डेफिसिट होता है, तो वित्तीय प्रणाली को क्या कर देता है, अनस्टेबल कर देता है और जो हमारी इकोनॉमिक सिस्टम होता है वो कमजोर हो जाता है। तो आपने समझ लिया, सिर्फ आप इसको सुन लीजिए, आपको पता चल गया कि मैंने आपको क्या बताया। अब हम बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा, ठीक है ना। राजकोषीय घाटा आपको क्या बताता है, इसका मतलब होता है कि राजकोषीय घाटा उधार और देन। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट के बारे में, तो फिस्कल डेफिसिट के बारे में आप देख लीजिए एक बार कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो क्या होता है। फिस्कल डेफिसिट के सारे जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक। दूसरी बात क्या है कि ये आपको देखने में तो आसान लगेगा, लेकिन जब इसके फॉर्मूले आपको लर्न, आप देखिए मान लिया जाए कि ये मैथमेटिकल निकालना आ जाए, तो आपको लर्निंग आपकी पावर अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। आपको लर्न करके लेकर जाने हैं सारे फॉर्मूले। यदि थ्योरेटिकल होता तो फिर भी आप आइडिया लगाकर एक तरीके से इसको करेक्ट कर सकते हो, लेकिन जब होगा ये एक तरीके से, अगर मैथमेटिकल निकालना होगा तो फॉर्मूला आपको एक्यूरेट याद होना चाहिए। इसके कई सारे फॉर्मूले बनेंगे, लेकिन है मतलब सिंपल है, इतनी ऐसी बात नहीं है कि मैंने आपको बोल दिया कि लर्न करने हो तो आपको लर्न ही नहीं होंगे, लर्न हो जाएंगे। फिस्कल डेफिसिट को अगर मैंने आपको बता दिया कि हिंदी में क्या बोलते हैं, राजकोषीय घाटा। क्या बोलते हैं, राजकोषीय घाटा, ठीक है। राजकोषीय घाटा इसको बोला जाता है। इसका मतलब क्या आता है, राजकोषीय घाटा उधार यानी कि बोरोइंग और लायबिलिटीज को छोड़कर सरकार के कुल बजट व्यय और कुल बजट प्राप्तियों के बीच के अंतर को दर्शाता है। कि फिस्कल डेफिसिट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन द टोटल बजट एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, एंड टोटल बजट रिसीव्स ऑफ द गवर्नमेंट अदर देन बोरोइंग एंड लायबिलिटीज। अब इसका मतलब है कि यहाँ पर बोरोइंग और लायबिलिटीज को हम निकाल देंगे, इनको छोड़कर। तो अभी हमने देखा था कि बजट डेफिसिट का फॉर्मूला क्या था, ये फॉर्मूला था ना कि जो हमारा बजट एक्सपेंडिचर है माइनस बजट रिसीव्स, ठीक। इसके अंदर क्या था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, कैपिटल एक्सपेंडिचर था। यहाँ पर रेवेन्यू रिसिप्ट्स थी और कैपिटल रिसिप्ट्स थी। अब ये देखिए, ये अगर ज़्यादा है तो तभी तो घाटा हुआ था यहाँ पर। अब यहाँ पर ये करें कि जो हमें इस कैपिटल जो हमारा एक तरीके से जो कैपिटल रिसिप्ट्स होगा ना, कैपिटल रिसिप्ट्स, इसमें से हम दो चीज़ निकाल दें। इसमें से क्या करें हम, एक तो लायबिलिटीज को, ठीक, और एक बोरोइंग को। यानी कि लायबिलिटीज और जो बोरोइंग है अगर हम उनको निकाल देते, माइनस कर देते, तो हमारा फिस्कल डेफिसिट निकल आएगा, ठीक। वही बात होगी ना हमारी कि फिस्कल डेफिसिट बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसिप्ट्स, और मैंने बता दिया इसके अंदर क्या आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स। इनमें से हम क्या करें, अदर देन बोरोइंग एंड लायबिलिटीज, इनको छोड़कर, ठीक। या ऐसे मिल जाए आपको तो टिक कर देना। फिस्कल डेफिसिट दूसरा आ जाए कि इसमें मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसके बाद रिसिप्ट्स में रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट, अदर देन बोरोइंग, ठीक है ना, बोरोइंग को निकाल कर। फिस्कल डेफिसिट दूसरे तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेम रेवेन्यू रिसिप्ट्स। और मैंने आपको बताया था इसके अंदर क्या आएंगे, ठीक है ना, जो हमें बोला ना कि यहाँ पर जो बोरोइंग अदर देन बोरोइंग, ठीक है, उनको छोड़कर, तो इसके अंदर उनको तो निकाल दो आप और ऐड कर लो। सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम ऐड कर लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसमें सिर्फ हम ऐड कर ले लोन्स जो हैं और जो अदर रिसिप्ट्स हैं, जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये अगर इनको हम ऐड कर लेते तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा। बात वही है यहाँ पर भी कि अदर देन बोरोइंग को तो हमने निकाल दिया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में तो वो सारी आ जाती थी। कैपिटल एक्सपेंडिचर में देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर में तो सारी आ जाती है कि लोन्स भी आ गए, अदर जो रिसिप्ट्स होती हैं, ठीक है, लायबिलिटीज नहीं है, अदर रिसिप्ट जो जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट, ये भी आ गया। उधर से फिर बोरोइंग भी आ गई,
लाइबिलिटीज भी आ गई, तो सारी आ गई। तो वो करिए बोरोइंग लाइबिलिटीज को तो इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर में से निकाल दो, सिर्फ इन दो चीज़ों को ले लो, तो भी वो क्या कहलाएगा, आपका फिजिकल डेफिसिट कहलाएगा। फ्रॉम द अबव एनालिसिस शुड बी नोटेड दैट फिजिकल डेफिसिट रिफ्लेक्ट्स द टोटल बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए गवर्नमेंट। फिजिकल डेफिसिट बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट, देखिए अभी यहाँ पर प्लस आ गया। अब इसका मतलब क्या, अदर लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट इम्प्लीकेशन ऑफ ए फिजिकल डेफिसिट, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये क्या है, ये आपको ये बता रहे हैं कि फिजिकल डेफिसिट है बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट प्लस अदर लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट इम्प्लीकेशन ऑफ द फिजिकल, ये ऐसे आ जाएगा तब भी क्या होगा, आपका फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना है, एक भी चीज़ को आप नहीं छोड़ोगे। तो लास्ट में भी आपने देख लिया कि राजकोषीय घाटा जो है सरकार का उधार प्लस सरकार की देनदारियाँ ये है, ठीक है ना। तो कि अदर लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। अब आगे देख रहे हैं कि हम जो मतलब इसके प्रभाव क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि इम्प्लीकेशन क्या है, इसके प्रभाव क्या इम्प्लीकेशन, ये इसके प्रभाव के बारे में यहीं पर आपको मैं बता देती हूँ। देखिए राजकोषीय घाटे की अगर फिजिकल डेफिसिट है तो इसके क्या प्रभाव, क्या इम्प्लीकेशन है, ठीक है। तो उच्च राजकोषीय घाटे का मतलब होता है यानी कि अगर फिजिकल डेफिसिट आपका ज़्यादा है कि सरकार की उच्च उधारी आवश्यकताओं से है, तो वह करें कि ज़्यादा बोरोइंग कर रहे हैं। फिजिकल डेफिसिट का मतलब है कि अगर ज़्यादा है तो हमारे है ना बोरोइंग है ना ज़्यादा है। किसी देश की सरकार के लिए ज़्यादा उधारी का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है उसके देश के ऊपर। किसी भी देश के लिए उधार का मेन सोर्स क्या होता है, सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है ना। कोई भी अगर मतलब मान ले फिजिकल डेफिसिट का मतलब है कि बोरोइंग का ज़्यादा होना, उधार का ज़्यादा होना। अगर कोई भी देश उधार लेता तो उसकी इकोनॉमी के ऊपर उसका बुरा प्रभाव पड़ता। जो उधार लिया जाता, जो बोरोइंग की जाती है, वो मेनली सबसे पहले कहाँ से, रिजर्व बैंक, जैसे सेंट्रल बैंक होता है तो इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो सरकार घाटे के यानी कि क्या करती है, इस घाटे को फाइनेंस करने के लिए, ठीक है, इस घाटे को कम करने के लिए क्या करती है, नई मुद्रा का नोटों की छपाई करवाती है, ठीक है। नई मुद्रा यानी नए मुद्रा नोटों की छपाई करवाई जाती है, इसके रूप में आरबीआई से उधार लेती है, ठीक है ना। घाटे के यानी कि इसको फाइनेंस करने के लिए, कि फाइनेंस करने का क्या मतलब है कि घाटा ज़्यादा है, ठीक है ना, यानी कि आपका खर्च ज़्यादा है और आय कम है। इसको कम करने के लिए फर्स्ट क्या करती है गवर्नमेंट, एक तरीके से क्या करती है, जो मतलब आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उससे क्या कर लेती है, उधार ले लेती है, ठीक है, नए नोट छपवा कर। घाटे के वित्त पोषण से अर्थव्यवस्था में धन का, यानी कि अब गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर नए नोट छपवाएगी तो इससे क्या होगा, धन ज़्यादा आएगा देश के अंदर। अगर धन ज़्यादा आएगा और पीछे उत्पादन है नहीं तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज कर जाएगा, तो मुद्रास्फीति हो जाएगी। एक देश की सरकार अन्य देशों की सरकार, एक सेकंड रुकिए, ठीक है, तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। और इन्फ्लेशन आपको पता है कि देश में क्या होगा, हानिकारक होगा। एक देश की सरकार अन्य देशों से भी की सरकारों से या फिर जो इंस्टीट्यूशन है उनसे लोन ले सकते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, इनसे। लेकिन इस तरीके का उधार अगर हम ले लेते हैं, जैसे कि 1991 में आपने देखा कि मैंने आपको बार बार बताया कि 1991 में 1991 में हमने किससे उधार लिया था, आईएमएफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये क्या करते हैं कि हमारा जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस होता है इनका उसमें ही मतलब हिस्सेदारी बढ़ जाती है, ठीक है ना। उधार लेने वाले देश पर ये क्या करते हैं, उधार देने वाले देशों के अगर देश से लेते तो उनकी डिपेंडेंसी बढ़ जाएंगी, फिर वो क्या करेंगे, हमारे जो भी पॉलिटिकल हैं या इकोनॉमिक डिसीजन है उसमें हस्तक्षेप करेंगे। इसके अलावा और भी प्रॉब्लम होती है, एक उच्च उधार भविष्य की वो करें कि अब इससे क्या होता है कि फ्यूचर बर्डन बढ़ता चला जाता है, ठीक है ना। अब हमने उधार ले लिया, मान लिया जाए कि अब हमारी जो पीढ़ी है अगर वो उधार लेती है, ठीक है ना, तो उधार लेगी, हम तो एंजॉय कर लेंगे, उधार लेकर यूज कर लेंगे, लेकिन हमारे जो पीछे जो बच्चे आएंगे वो क्या करेंगे, उनके ऊपर बर्डन पड़ेगा, ठीक है ना, उनको वो लोन चुकाना पड़ेगा, तो ये बोझ बढ़ता चला जाएगा, जिससे क्या होगा, तो उसके ऊपर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो इस प्रकार भविष्य के आर्थिक विकास, इनके फ्यूचर में डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और देश के डेवलपमेंट में क्या होगा, बाधा बन जाएगी, जो ये आप आज के समय में जो उधार लेते हो। हाई अगर फिजिकल डेफिसिट होता है तो इससे जुड़ी हुई एक बड़ी समस्या यह है कि देश ना डेब्ट ट्रैप में फंस जाएगा, डेब्ट ट्रैप्ड, ठीक है ना।
ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। डेब्ट ट्रैप का मतलब होता है कि जब हमें ब्याज उतारने के लिए भी लोन लेना पड़े, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि डेब्ट ट्रैप, जिसको हिंदी में लिखा मिलेगा आपको कर्ज जाल, इसका मतलब होता है कि हमें अगर ब्याज उतारना है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके लिए भी हमें लोन लेना पड़ेगा। तो अधिक उधारी का मतलब हो गया कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट का पेमेंट हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा उधार लोगे तो ज़्यादा पेमेंट भी करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। जिससे रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखिए जो लोन होता है ना, लोन या बोरोइंग होती है, बोरोइंग वो किस में आती है, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। लेकिन इनके ऊपर जो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं ना, वो आता हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो क्या करें कि अगर ये तुम ज़्यादा लोन लोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा जाएगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बढ़ने से फिर फिस्कल डेफिसिट, फिर आपने और उधार लेना पड़ेगा इस ब्याज को उतारने के लिए, और फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा, जिसके कारण अधिक उधार लेने की आवश्यकता पड़ती रहेगी। तो एक तरीके से हम किस में फंस जाएंगे, कि दुष्चक्र में, एक चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। तो आपने देखा कि फिस्कल डेफिसिट कितना हानिकारक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, हम बात करते हैं प्राथमिक घाटे की, प्राइमरी डेफिसिट की। ये भी बहुतों बार, हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो प्राइमरी डेफिसिट आपको क्या बताता है, प्राइमरी डेफिसिट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन द फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। इन दोनों के डिफरेंस को ये बताता है। फिस्कल डेफिसिट रिफ्लेक्ट्स द बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स टू द गवर्नमेंट, ठीक है। इट कैन बी सेड दैट द प्राइमरी डेफिसिट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट बोरोइंग रिक्वायरमेंट एंड इंटरेस्ट लायबिलिटी। ये आपको क्या बताता है कि प्राथमिक घाटा फिस्कल डेफिसिट, यानी कि प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच का अंतर है। क्या बोला मैंने कि प्राइमरी डेफिसिट जो होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस जो इंटरेस्ट पेमेंट होती है, ठीक है, इन दोनों का क्या है, डिफरेंस है। दोबारा लिख लेते हैं कि प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस जो इंटरेस्ट पेमेंट है, इनका डिफरेंस, ये इसका फॉर्मूला बनता है, ठीक। अगर यहाँ पर आपसे पूछे कि प्राइमरी डेफिसिट, अगर फिस्कल डेफिसिट, अगर ये इंटरेस्ट पेमेंट क्या है, जीरो हो, तो प्राइमरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट क्या हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। दूसरा, उसके बाद देखिए, आपने इतना तो देख लिया कि सिंस, क्योंकि या चूंकि राजकोषीय घाटा सरकार की उधार आवश्यकताओं को दर्शाता है। अभी आपने देखा ना कि फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कि उधार लेना, बोरोइंग लेना, ठीक है ना, बोरो करना। इसका मतलब ये होता है आवश्यकताओं को दर्शाता है, ये है। या इसको हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरी डेफिसिट सरकार की उधार आवश्यकताओं, यानी कि जो प्राइमरी डेफिसिट हुआ, तो ये देखिए इन्हीं की से रिलेटेड होगा, ये उधार आवश्यकताओं को दर्शाता है ये फिस्कल डेफिसिट। और जो हमारा प्राइमरी डेफिसिट है सरकार की उधार आवश्यकताओं, उसकी ब्याज देनदारी के बीच के अंतर को दर्शाता है। या फिर आपने देख लिया तो करें कि ये तो जो फिस्कल डेफिसिट है वो दर्शाता बोरोइंग को, और जो हमारा प्राइमरी डेफिसिट है, प्राइमरी डेफिसिट वो होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। इन दोनों का डिफरेंस होता है, ये बोला गया इस पूरी लाइन में, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ये जीरो प्राइमरी डेफिसिट, अगर ये जीरो होगा तो फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट एक दूसरे के बराबर होंगे। अब वो करेंगे जीरो प्राइमरी डेफिसिट क्या दिखाता है, ये दैट द गवर्नमेंट इनकर्स फर्दर बोरोइंग टू पे द इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि उस लोन को उतारने के लिए भी क्या लेना पड़ेगा, उनको आगे लोन लेना पड़ेगा, ठीक है, उधार लेना पड़ेगा। कि एक शून्य प्राथमिक घाटे का तात्पर्य है कि सरकार पिछले दायित्व या पिछले उधार पर ब्याज भुगतान का करने के लिए भी अधिक उधार लेती है, ठीक। अगर मान लिया जाए कि ए जीरो प्राइमरी डेफिसिट, इंटरेस्ट पेमेंट अगर जीरो थी, तो आपने देखा था कि फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट दोनों एक दूसरे के बराबर थे, कि हमें इंटरेस्ट पेमेंट कुछ करना ही नहीं है, इसका मतलब ये था। दूसरा कि यदि हमारा ये प्राइमरी डेफिसिट जीरो, ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट जीरो क्या है कि फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट का जो डिफरेंस क्या है, कुछ भी नहीं है। तो करें कि अगर ऐसा है तो सरकार, जो डेब्ट ट्रैप वाली बात ही होगी, सरकार पिछले उधार को उतारने के लिए भी, उधार पर ब्याज का भुगतान करने के लिए, उधार को उतारने के लिए नहीं, ब्याज का भुगतान करने के लिए भी नेक्स्ट ईयर क्या लेती है, या नेक्स्ट टाइम क्या लेती है, उधार लेती है। देखिए पढ़िए, ए जीरो प्राइमरी डेफिसिट ये क्या दिखाता है कि गवर्नमेंट इनकर्स फर्दर बोरिंग टू पे द इंटरेस्ट पेमेंट और द पास्ट ऑब्लिगेशन, जो पास्ट में आपने उधार लिया उसके ऊपर जो ब्याज देना उसको उतारने के लिए भी आपको उधार लेना पड़ रहा है। तो ये आपका
ये दिखाएगा। मेजर टू क्रैक द बजटरी डेफिसिट, वो अब आगे आपको क्या बता रहे कि बजट घाटे को दूर करने के क्या हैं 2 उपाय। सिंपल है बिल्कुल कि क्या करे कि अगर गवर्नमेंट बजट घाटा दूर करना चाहती है तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, या तो गवर्नमेंट को खर्चा कम करना चाहिए, ठीक है ना, या अपनी रिसिप्ट्स को बढ़ाना चाहिए। खर्च का कम कर नहीं सकती, ठीक है ना, और रिसिप्ट्स उसकी बढ़ नहीं सकती, आप सभी जानते हैं, क्योंकि रिसिप्ट्स को बढ़ाना इतना आसान नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपने देख लिया। एक बार मैं फिर भी आपको दोबारा यहाँ पर बता देती हूँ कि सरकारी व्यय को कम करना, कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम करने की अगर हम बात करें तो कैसे कम हो सकता है। हम सभी जानते हैं कि सरकारी व्यय को डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो करती है 2 तरीके से करती है। एक तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है, एक नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि डायरेक्ट विकास में योगदान नहीं देता। इनडायरेक्ट जैसे डिफेंस हमने देखा था, सब्सिडी देखी थी, ये सारी ये जो डेवलपमेंट के लिए क्या जाता है, सड़क बनाई गई, बांध बनाए गए, पुल बनाए गए, डायरेक्ट होता है। विकासशील जो देश होते हैं सरकार अपने डेवलपमेंट वे में जैसे एजुकेशन के ऊपर खर्च करती है, ठीक है ना, हेल्थ के ऊपर खर्च करती है, इनके ऊपर क्या करती है गवर्नमेंट खर्चे जो डेवलपमेंट के लिए जो खर्च करती है। इसको दोबारा अच्छे से लिखती हूँ। देखिए ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है जो विकास में काम आएगा। ये नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ये विकास में डायरेक्ट काम नहीं आएगा बट इनडायरेक्ट काम आएगा। इसके अंदर हम सिंपल ले लेते हैं कि हेल्थ हो गई, एजुकेशन हो गई, इनके ऊपर क्या होता है कि गवर्नमेंट चाहकर भी खर्च कम नहीं कर सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम इकोनॉमिक दृष्टिकोण से विकास व्यय को कम करना उचित नहीं है, ठीक है ना। हम देखें, अगर हमारा एक दृष्टिकोण देखें हम इकोनॉमिक दृष्टिकोण, तो हम ये डेवलपमेंट व्यय को कम नहीं कर सकते। ऐसी गतिविधि में निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाकर, ठीक है ना, ऐसा क्या कर सकता है कि हम क्या करें, हेल्थ और एजुकेशन में प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके उसके पार्टिसिपेशन ज़्यादा बढ़ाकर तो हम इसको खर्चे कम कर सकते, अदरवाइज नहीं कर सकते। और बजट घाटे को ठीक करने के लिए सरकार द्वारा नॉन डेवलपमेंट व्यय को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, यानी कि अगर खर्च करना चाहे ना तो इसके ऊपर वो खर्च कम कर सकती है, ठीक है ना। वैसे तो देखिए हो तो सकता नहीं, लेकिन फिर भी अगर खर्च करना चाहे तो नॉन डेवलपमेंट सब्सिडी कम कर दी, ठीक है ना, तो ये इस तरीके की चीज़ों को कम कर सकती है। अब उसके बाद क्या है कि इंक्रीजिंग क्या कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है गवर्नमेंट रिसिप्ट्स को, ठीक है ना, सरकारी प्राप्तियां जो है उनको बढ़ा सकती है। क्या कर सकती है, टैक्स ज़्यादा लगा सकती है। तो यहाँ पर भी जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं और कैपिटल रिसिप्ट्स होती है, यदि गवर्नमेंट क्या करे, रेवेन्यू रिसिप्ट्स को बढ़ाएगी तो यानी कि टैक्स बढ़ा देगी, ठीक है, नॉन टैक्स में फीस पेनल्टी ये बढ़ा देगी। और जो कैपिटल रिसिप्ट्स होती है उसमें क्या कर देगी, अपने जो मतलब जो उनके पास क्या होता है जैसे डिसइन्वेस्टमेंट है ये कर देगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब देखिए आप, तो यहाँ पर क्या पॉसिबल है क्या पॉसिबल नहीं है उसके बारे में हम जानते हैं। अब उसके लिए अगर हम बात करें कि हम क्या है, सरकार की जो सरकार की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्ति यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया। रेवेन्यू रिसिप्ट्स में टैक्स रिसिप्ट्स होती है जो मेन होती है, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स इतनी इनकम नहीं होती है। कुल सरकारी प्राप्तियों में सबसे योगदान जो देती है वो हमारी टैक्स रिसिप्ट्स ही होती है, ठीक है ना। अब सरकार की कर प्राप्तियाँ यानी कि जो टैक्स होते हैं वो भी क्या तरीके के होते हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स होते हैं, ठीक है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, ठीक है ना, 2 तरीके के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भारत जैसे जो डेवलपिंग कंट्री में इनकम टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है कि इसकी जो गुंजाइश है ना बढ़ाने की, इनकम टैक्स ज़्यादा करने की गुंजाइश कम है। ऐसा क्यों है कि ऐसी देशों में जनसंख्या का जो केवल एक छोटा सा समूह होता है, इनकम टैक्स हमारा डायरेक्ट टैक्स, अगर ये चाहें कि इनकम टैक्स को बढ़ाकर क्या करेंगे, हम इनकम को बढ़ा देंगे, ठीक है। अगर वो इनकम को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो ये थोड़ा छोटा सा ग्रुप होता जो पेमेंट करता, इस टैक्स को पे करता। और अधिकतर जो पॉपुलेशन होती है वो क्या आती है, नीचे आती है, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स पे करने के यानी टैक्स पे करने के क्राइटेरिया में आती ही नहीं, थोड़े से हिस्सा होता है, ठीक है, बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा होता है जो पे नहीं करता, जिसकी इनकम इतनी है नहीं। दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक, इनडायरेक्ट जो टैक्स होता है ये बड़े लेवल पे इसको हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसको भी ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते क्योंकि ये रिग्रेसिव नेचर के होते हैं। अभी हमने देखा था ना प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव, ठीक है ना, तो रिग्रेसिव नेचर के होते हैं। ये बहुत अमीर और गरीबों को, यानी कि देखिए वैसे तो अमीर और गरीबों पर समान पड़ेगा। मान लिया जाए कि हम एक कॉपी लेने के लिए गए, ठीक है ना, उस कॉपी के ऊपर मान लेते हैं कि वो कॉपी 50 की है, ठीक है, और उस कॉपी के ऊपर 50% अगर टैक्स लगा दिया जाए तो 75 की हो जाएगी,
तो अब देखिए अमीर लेकर आएगा उसको भी 75 की, गरीब लेकर आएगा उसको भी 75 की पड़ेगी। तो इक्वल बर्डन हो गया ना, बल्कि अमीरों के ऊपर क्या कम पड़ेगा और गरीबों के ऊपर इसका क्या है ज़्यादा पड़ेगा। तो गरीबों को ज़्यादा पड़ता वैसे तो पेन, वैसे तो इक्वल है 25 उसके लिए बढ़े 25, लेकिन उसके पास तो इनकम है ही नहीं ना। तो इस तरह एक केसे जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ये वेलफेयर को कम कर देंगे, ठीक है ना। तो इनको भी नहीं बढ़ाया जा सकता बहुत अधिक। तो सरकार के लिए प्राप्तियों का एक दूसरा और बचता है, या तो क्या कर ले वो लोन ले ले, ठीक है ना, या फिर उधार, ठीक, लोन उधार या डिसइन्वेस्टमेंट कर दी, ये कर सकती है। तो इनमें से अगर बोरोइंग की बात करें और डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें तो दो मेन है। अगर हम उधार ज़्यादा लेंगे, ठीक है ना, तो हमें डिपेंडेंसी हमारी बढ़ जाएगी दूसरे देशों के ऊपर, ठीक है ना, और हमारे ऊपर क्या हो जाएगा, जो भी हमने बोरोइंग किया उसका बोझ पड़ेगा, ब्याज का बोझ बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमें लोन जो बोरोइंग है उससे हमें बचना चाहिए। इसके बाद हमारे पास बचता है डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। हम क्या कर सकते हैं, अपनी हिस्सेदारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, बेच सकती है। अगर वो ऐसा करती है, ठीक है, अगर वो डिसइन्वेस्टमेंट करती है तो ये किस हद तक ठीक होगा, ठीक है ना। जब तक ये है जितने भी ऐसे इंडस्ट्री को अगर ये बेचती रहे जो कि मतलब एक तरीके से बीमार थे, जो अच्छा प्रॉफिट नहीं दे रहे थे, तो ठीक है। इसके अलावा डिसइन्वेस्टमेंट फलदायी वहां तक तो हो सकता है, ठीक है। यदि डिसइन्वेस्टमेंट से प्राप्त ये जो दूसरा काम क्या, यदि जो भी गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट किया, जो कोई भी जैसे गवर्नमेंट ने रिलायंस बेची, ठीक है ना एयर इंडिया बेची, ठीक है ना, एयर इंडिया अगर बेची गवर्नमेंट ने तो इसको सेल कर दिया। अगर इस पैसे से ये जो पैसा है ना इसको डेवलपमेंट जो भी उत्पादक या विकासात्मक गतिविधियां अगर वहां पर इन्वेस्टमेंट करे, डिसइन्वेस्टमेंट ने री इन्वेस्टमेंट करे तो ठीक है, अदरवाइज ये पैसा वेस्ट चला जाएगा। तो ये सारी चीजें तो आपने देख लिया कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को घटाने की, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को नहीं घटाया जा सकता, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को घटाया जा सकता। गवर्नमेंट रिसिप्ट्स में आपने देखा कि दो तरीके की है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को तो वैसे नहीं बढ़ा सकते, इनडायरेक्ट टैक्स गरीब और अमीर दोनों के ऊपर इक्वल बर्डन पड़ेगा, इससे वेलफेयर कम हो जाएगा, ये भी नहीं कर सकते। तीसरा दूसरा इसके बाद बचता था उसके पास तरीका कि वो क्या कर सकती है, कैपिटल रिसिप्ट्स के ऊपर फोकस कर सकती है, ठीक है, बोरो कर सकती है, लोन ले सकती है, या फिर एक तरीके से वो क्या कर सकती है, लोन ले सकती है और डिसइन्वेस्टमेंट कर सकती है। अब इनमें से लोन में से भी बोरोइंग और जो डिसइन्वेस्टमेंट है दो एक तरीके से मेजर सोर्स उसके। अगर वो बोरोइंग करती है, ठीक है ना, तो बर्डन बढ़ेगा, आगे फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर वो डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो काम नहीं करे इंडस्ट्री अच्छे से, अगर उनको डिसइन्वेस्टमेंट कर दे, उनके शेयर बेच दे तो कोई बात नहीं। अगर अच्छे से इंडस्ट्री काम कर रही है उनको बेचे तो गलत बात है। दूसरी बात है जो डिसइन्वेस्टमेंट करके जो पैसा उसने अर्न किया उसको क्या करना चाहिए, उसको इस तरीके से खर्च करे कि आगे वो प्रोडक्ट उसमें लग सके। अब यहाँ पर अपने चक्षु को लीजिए और यहाँ पर आप देखिए इस टेबल में आपको नजर आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको बता दूं 2021-22 का जो सर्वे है ना उससे हमने ये लिया, ठीक, पहली बार। अब यहाँ पर आपको यहाँ तक आपने कुछ नहीं करना, ठीक है, ये रहा, ये आपका कोई काम का नहीं। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एक तरीके से राजस्व घाटे की, ठीक है ना। राजस्व घाटा होता है रेवेन्यू डेफिसिट, और रेवेन्यू डेफिसिट में से क्या कहते हैं कि 10 में से 1 घटा दो। 10 क्या था कि राजस्व खाते ऑन रेवेन्यू अकाउंट, यानी कि जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो इसका मतलब क्या है कि वही फॉर्मूला आ गया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से माइनस कर दो रेवेन्यू रिसिप्ट्स को, फॉर्मूला। अब हमें क्या करना, हमें तो एक तो आपको फॉर्मूला पीछे कर चुके हो, अभी आपको ये देखना है कि 19-20 में रेवेन्यू डेफिसिट कितना था, उसके ऊपर ये 19-20 है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 20-21। यहाँ पर अगर हम बात करें ये 19 ढंग से लिखना पड़ेगा, ये 19-20, ये आपका 20-21, ये आपका 21-22, उल्टा लिख दिया क्या, 20-21, 20-21 ऐसे 2 बार होगा, हाँ ये एस्टिमेटेड है। जो कि ये तो बजट एस्टिमेट थे, ये बजट एस्टिमेट थे, ये आपका एक्चुअल है, ये रिवाइज एस्टिमेट है, और 2021-22 का क्योंकि सर्वे 21-22 का तो ये आपके बजट एस्टिमेट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसको हम।
इसको थोड़ा सा ऐसे ले लेते हैं, अब इसको करते हैं। ऐसे ही बता देंगे। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहले इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। क्या फॉर्मूला देख चुके हो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्स। ये क्या है, यहाँ पर 19-20 की बात करें, ठीक है, ये 19-20 का एक्चुअल एस्टिमेट, जो ये 20-21 का जो बजट एस्टिमेट, और ये आपके 20-21 के ही रिवाइज एस्टिमेट है, और ये आपके 21-22 के ये बजट एस्टिमेट है। ये आप मैं वहाँ पर आपको करवा चुकी हूँ ये सारे, ठीक है ना। बजट एस्टिमेट मैंने आपको बजट करवा था, सर्वे करवा था। अब देखिए पहले रेवेन्यू डेफिसिट कितना था 19-20 में 3.3, फिर घटा 2.7। अब देखिए 20-21 में कितना हो गया हमारा 7.5। अब क्या हो गया, घट गया है आपका 21-22 में जो बजट में एस्टिमेट 5.1। तो ये आपको सीक्वेंस में लर्न करने, पहले आपसे वो ये कह सकते कि पहले घटा, ठीक है ना, फिर बढ़ा, फिर घटा, या तो ऐसे सीक्वेंस पूछ सकते हैं कि वैसे ही लिखा दे देंगे कि 2019-20 में घाटा मतलब इतना था, 2019-20 के कंपैरिजन में 2020-21 में क्या है, घाटा जो है ना इंक्रीज हुआ बजट एस्टिमेट में, ठीक है। रिवाइज एस्टिमेट अगर वो पूछते हैं तो ये बढ़ गया, ठीक। तो यहाँ पर आपको, या फिर आप अगर ज़्यादा नहीं रख सको तो आप ये ध्यान रख लेना कि 21-22 में हमारे सर्वे में इतना बता 5.1। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट अभी बताऊंगी क्या होता है, ठीक है ना। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितना 4.1%। फिस्कल डेफिसिट कितना है 6.8%। प्राइमरी डेफिसिट कितना है 3.1%। तो ये डेटा तो याद रखोगे ना कि 5.1, या सीक्वेंस में लगाना पूछ लेगा कि सबसे बड़ा कौन सा। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा 6.8 फिस्कल डेफिसिट, फिर है रेवेन्यू डेफिसिट, उसके बाद है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, और उसके बाद है प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। तो ये सीक्वेंस में आपको पता होना चाहिए, सीक्वेंस आप ये यहाँ पर कर लो। अब देखिए थोड़ा सा अगर आप यहाँ से देखोगे ना कि जो 16 है, फिस्कल डेफिसिट, तो फिस्कल डेफिसिट के ऊपर देखिए आपने 9 ये हो गया आपका टोटल एक्सपेंडिचर। अब टोटल एक्सपेंडिचर में आप क्या क्या लेते हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट, यानी कि देखिए सारा का सारा टोटल एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट पेमेंट भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाता है। ग्रांट्स इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट होगा। तो रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों ले लिया आपने। उसके बाद तुमने यहाँ पर माइनस करना 156, एक क्या है रेवेन्यू रिसिप्ट्स, एक देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट्स है जिसमें टैक्स और नॉन टैक्स दोनों आ जाते हैं। उसके बाद है 5 में क्या है रिकवरी ऑफ लोन्स, ठीक। उसके बाद है 6 में क्या है अदर रिसिप्ट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अदर रिसिप्ट्स में क्या आता है डिसइन्वेस्टमेंट। तो एक ये फॉर्मूला बन जाएगा जो आप पीछे कर चुके हो। उसके बाद आता है हाँ, यहाँ से इजी रहेगा आपको, यहाँ से आपको इजी रहेगा क्योंकि फिस्कल डेफिसिट इतना ये सीक्वेंस में लगा हुआ है, ठीक है ना। ये ध्यान, इसको ध्यान रख लेना आप। और ये वही है, यहाँ पर भी डेफिसिट ही दिया हुआ, ठीक है। तो बार बार इसको नहीं करना। उसके बाद देखिए जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। अब देखिए हम करते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को हिंदी में बोलते हैं प्रभावी राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, ठीक है। ऊपर लिख देती हूँ प्रभावी राजस्व घाटा, ठीक है। देखिए क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को और यूनियन टेरेटरी को
और यूटी को, यानी कि स्टेट और यूटी को, स्टेट यूटी यूनियन टेरेटरी को क्या देती है, ग्रांट्स देती है। ठीक है, और ये होते हैं रेवेन्यू टाइप के। तो जो ये ग्रांट्स देती है इनसे भी कुछ ना कुछ एसेट बन जाते हैं। जैसे मनरेगा के तहत अगर काम करें तो कहीं पर सड़क बना दी गई। ठीक, तो इस तरीके से मान लीजिए कोई भी अगर संपत्ति का निर्माण होता, तालाब बना दिया, सड़क बना दी, तो इनसे एसेट क्रिएट होता है ना। लेकिन हम इन जो सेंट्रल स्टेट को देती है ग्रांट्स, इनको बिल्कुल नॉन प्रोडक्टिव मान लेते हैं, ये गलत है। इसीलिए जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है उसका कंसेप्ट आ कि भाई ये सारी की सारी जो ग्रांट्स होती हैं वो सारी ही रेवेन्यू उसमें नहीं जाएंगी, इनसे कुछ एसेट भी क्रिएट होते हैं। तो सबसे पहले इसका जो कंसेप्ट आया था वो आया था बजट 2011-12 में। ठीक, और इस इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को फिस्कल पैरामीटर के रूप में लिया गया 2012-13 में। इसकी जो डेफिनेशन है उस यही है कि द डेफिनेशन ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दैट मस्ट नॉट क्रिएट एनी प्रोडक्टिव एसेट। पहले हम क्या सोचते थे कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उससे किसी प्रकार का कोई एसेट क्रिएट नहीं होता। इसका फॉर्मूला देख लेते एक बार। फॉर्मूला देखिए, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का क्या होता है कि रेवेन्यू डेफिसिट में से अगर हम ग्रांट्स इन एड फॉर कैपिटल एसेट यानी उनको अगर माइनस कर दें तो हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट निकल कर आ जाए। कुछ हमने जो भी ग्रांट्स दी उनसे कुछ ना कुछ कैपिटल हमारी क्रिएट हुई, एसेट क्रिएट हुई, तो उसको कैपिटल एसेट क्रिएट हुई तो उसको अगर हम माइनस कर दें तो इफेक्टिव प्रभावी जो है प्रभावी राजस्व घाटा निकल कर आ जाएगा। समझ गए? तो ये क्या हो जाएगा आपका राजस्व घाटा। ठीक है ना, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस कर दिया आपने, क्या है कि अनुदान ग्रांट्स। ठीक है ना, ग्रांट्स इन एड। अब उसके बाद अगर हम बात करें, अगर इसके बाद भी हम इसके बारे में कुछ जाने, वही जो मैंने आपको बता दिया कि कुछ जो भी मतलब ऐसे कई अनुदान होते हैं, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को देती है, यूनियन टेरेटरी को देती है, जिनमें से कुछ कुछ संपत्तियां बनाते हैं जो केंद्र सरकार के ओनरशिप में नहीं होती। ठीक है ना, राज्य सरकार के ओनरशिप में होती है। उदाहरण के लिए जैसे मनरेगा होता है। ठीक है ना, मनरेगा का इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ कि अगर मनरेगा के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ देता तो इससे क्या होता है कि कुछ पूंजीगत संपत्ति, सड़क, तालाब, इन चीज़ों का निर्माण होता है। ठीक है ना, और इस प्रकार इस तरह के व्यय के लिए अनुदान राजस्व व्यय में सख्त ये वो करें कि अगर इस तरीके का ग्रांट दी जाती है ना तो अगर उसको कम करने की कोशिश की जाए तो वो नहीं गिरेगा। यानी पॉन्ड्स, रोड्स ये बनाए जाते हैं तो वो करें कि द ग्रांट सच एक्सपेंडिचर विल नॉट स्ट्रिक्टली फॉल इन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, तो इस प्रकार के खातों में राजस्व व्यय के रूप में दिखाए जाने के बावजूद संपत्ति निर्माण में शामिल है। यानी कि हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर लेकिन फिर भी क्या हो रहा है इनसे। ठीक है ना, तो इनसे क्या हो रहा है, एक तरीके से कैपिटल क्रिएट हो रही है, कैपिटल एसेट क्रिएट हो रही है। तो ये सारे के सारे क्या है, नॉन प्रोडक्टिव में काउंट नहीं होंगे। अब उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, ये आपके कुछ काम का नहीं, इसको छोड़िए। हाँ, यहाँ से आपको ये याद रखना, मोनेटाइज डेफिसिट। मोनेटाइज जो डेफिसिट होता है इसको हिंदी में बोलते हैं मुद्रीकृत घाटा, मुद्राकृत या मुद्रीकृत। ठीक है, घाटा इसका मतलब होता है, अगर आप देखो इसको दूसरा नाम है कि नेट रिजर्व बैंक क्रेडिट या शुद्ध रिजर्व बैंक क्रेडिट के रूप में भी जाना जाता है। सरकार को शुद्ध रिजर्व बैंक क्रेडिट के रूप में विशेष जाना जाता है। इसका दूसरा नाम मोनेटाइज डेफिसिट का मतलब होता है, इसका मेन मीनिंग क्या होता है, ये सरकारी घाटे का यानी कि जो गवर्नमेंट का डेफिसिट होता है उसका वह हिस्सा होता है जिसे पूरी तरह से आरबीआई से उधार लेकर फाइनेंस किया जाता है। ध्यान रखिए मैंने क्या बोला आपको कि मोनेटाइज डेफिसिट वो होता है, ठीक है ना, सरकारी घाटे का वह हिस्सा होता है जिसमें जिसे पूरी तरह से आरबीआई से उधार लेकर पूरा किया जाता है। जब आरबीआई क्या करता है मोनेटाइज डेफिसिट के अंदर, आरबीआई करता कि नए नोट छापकर गवर्नमेंट को देता है। ठीक है ना, आरबीआई से उधार जो है आपने देख लिया कि मतलब इससे लिया जाता, तो ये ध्यान रखें, बस इतना ही ध्यान रखें। बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई कैन बी बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ठीक है ना, वो करेंगे जब उधार लेते हैं ना आरबीआई से तो वो क्या होता है, अल्पकालीन दीर्घकालीन दोनों होते हैं। मोनेटाइज डेफिसिट जो होता है उसमें शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स, ठीक है ना, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स, डेटेड सिक्योरिटीज़ दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग आरबीआई, ठीक है ना, रुपी कॉइन्स हेल्ड एक्सक्लूसिवली बाय द आरबीआई,
net of government deposit with RBI. This is different from the traditional budget deficit in two ways. तो वह करें कि इसके अंदर दोनों आ जाएंगे। अगर मोनेटाइज डेफिसिट की हम बात करें तो शॉर्ट रन लॉन्ग टर्म दोनों आते हैं इसके अंदर। तो करें कि हमारा ट्रेडिशनल बजट होता है उससे दो तरीके से अलग है, ठीक। पारंपरिक बजट के अंदर क्या होता था कि RBI या नॉन RBI दोनों संस्थाओं से, दोनों इंस्टीट्यूशन से द्वारा रखे गए 91 ट्रेजरी बिल शामिल थे, ठीक। और इसमें भी RBI मोनेटाइज डेफिसिट में भी 91 के जो ट्रेजरी बिल हैं वो शामिल हैं। पारंपरिक घाटे में वित्त के केवल वो करने के जो हमारा परंपरागत जो ट्रेडिशनल जो बजट था, देखिए ट्रेडिशनल जो बजट डेफिसिट था उसमें क्या था, उसमें केवल शॉर्ट रन सोर्स ही शामिल होते थे, लेकिन मोनेटाइज डेफिसिट में क्या, दोनों शॉर्ट रन और लॉन्ग टर्म, ठीक। और जो बजट डेफिसिट होता है ना, बजट डेफिसिट, इस शब्द को यूज करना बंद कर दिया गया 1997 से, ठीक है ना। अब इसको हम इंक्लूड ही नहीं करते। उसके बाद तो यहाँ से आपको मेन याद रखना है मोनेटाइज डेफिसिट। अगर मोनेटाइज डेफिसिट के अंदर आपसे कोई भी पूछे कि इसके अंदर जो बोरिंग होती है वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट रन दोनों होती है, आप बोलोगे यस लॉन्ग रन और शॉर्ट रन दोनों होती है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ टैक्स, ठीक है ना। टैक्स क्या है, पहले हम बात करेंगे टैक्स के बारे में। टैक्स क्या है, एक अनिवार्य है, ठीक है, कंपलसरी पेमेंट है। पहला शब्द ये याद रखोगे कि टैक्स को अगर आपसे पूछे कि टैक्स क्या है तो आप बताओगे एक कंपलसरी पेमेंट है। कंपलसरी पेमेंट क्यों है ना, तो इसके लिए फ्यूचर में इसके लिए जो टैक्स होता है ना, ये अगर आपने टैक्स दे दिया तो टैक्स के बदले में आप कुछ डिमांड नहीं कर सकते कि मैंने इतने का टैक्स दिया है तो इस टैक्स के बदले में मुझे कुछ मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे इसके अंदर कि जो टैक्स होता है वो क्या होगा, एक तरीके से कंपलसरी पेमेंट है और इसके लिए हम फ्यूचर में या पहले कभी भी डिमांड नहीं कर सकते कि मैंने 100 रुपये टैक्स दिए तो 100 के बदले में सरकार मुझे कुछ दे। अब टाइप्स ऑफ टैक्स में बात करते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, ठीक है ना, ये क्या होता है, इंक्रीज होती है इन इनकम तो ये इंक्रीज होगा, ठीक। प्रोपोर्शनल टैक्स होता है, प्रोपोर्शनल टैक्स होता है रेट ऑफ टैक्स रिमेन सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम लेवल। तो क्या करें, वह करें इनकम का लेवल बढ़े घटे तो प्रोपोर्शनल टैक्स क्या बढ़ता घटता नहीं, ये कांस्टेंट रहता है। एडवांटेज क्या है, जैसे सिंपल होता है इक्विटी रिड्यूस टैक्स एविजन, टैक्स चोरी की कमी आएगी अगर इस तरीके का टैक्स होगा, तो ये देख लेना। रिग्रेसिव टैक्स होता है जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स घटेगा। डिग्रेसिव टैक्स होता है प्रोग्रेसिव प्लस प्रोपोर्शनल। देखिए प्रोग्रेसिव का फॉर्मूला होता है इस तरीके का, ठीक है, जो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है वो इस तरीके का होता है। प्रोपोर्शनल जो होता है वो इस तरीके का होता है। रिग्रेसिव जो टैक्स होता है वो इस तरीके का होता है, ठीक है। और जो डी रिग्रेसिव टैक्स होता है वो क्या करता है, पहले प्रोपोर्शनल होता है, पहले हमारा प्रोग्रेसिव होता है उसके बाद प्रोपोर्शनल हो जाता है, इस तरीके का। अगर हम बात करें कि प्रोग्रेसिव टैक्स का, तो ये क्या है, इनकम में चेंज होने से जो टैक्स में चेंज आ वो 0 से ज़्यादा है, ठीक है ना। और सेकंड टाइम अगर हम बात करें इनकम इंक्रीज हो तो वो भी 0 से ज़्यादा, तो इसका मतलब होता है कि टैक्स रेट ना इंक्रीज हुआ है, ठीक है, इनकम के कंपेयर में ज़्यादा से। टैक्स रेट राइज एट राइजिंग, ठीक है ना, किससे, स्पीड विद इनकम इंक्रीज, जितने से इनकम इंक्रीज हुई उससे ज़्यादा परसेंट से टैक्स रेट। अगर ये पहले इनकम जितनी उसमें टैक्स लिया जाता है, इनकम बढ़ने पर अगर ये लेस देन 0 आता तो ये रिग्रेसिव होता, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, जितने से इनकम बढ़ी हो तो इतने से टैक्स नहीं बढ़ा। अगर ये पहले तो क्या हो, पहले तो 0 से ज़्यादा, ठीक है ना, उसके बाद अगर हम इसका सेकंड टाइम में जब इनकम चेंज हो उसके बाद टैक्स 0 चेंज आए तो ये होता हमारा कॉन्स्टेंट स्पेनिंग कि जितने से था उतने से प्रोपोर्शनल है। 10% था 1 लाख पर, 2 लाख पर भी 10 है, 3 लाख पर, इस तरीके से। तो आपने देख लिया कि मतलब ये टाइप्स ऑफ टैक्स के बारे में भी जान लिया। और हाँ, मैं ये आपको बता ही चुकी हूँ इसके अंदर टाइप्स ऑफ टैक्स के अंदर कि मतलब भाई डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब होता है कि इसका बोर्न एंड पेड बाय द, यानी कि जो बर्डन पड़ता है ना इसका वो किसके ऊपर पड़ता है, सेम ही पर्सन के ऊपर पड़ता है, ठीक है ना, उसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता। इसका इम्पैक्ट और इंसिडेंस जो होता है ना वो सेम होता है, ये ध्यान रखना। ये करवाऊंगी इम्पैक्ट और इंसिडेंस, लेकिन इसका इम्पैक्ट और इंसिडेंस क्या होता है, सेम होता है। दूसरी अगर मैं बात बोलूँ इसकी, अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि उसका इम्पैक्ट और इंसिडेंस क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो इसमें इम्पैक्ट और इंसिडेंस क्या होगा, सेम होगा, उसमें क्या हो जाएगा वो अलग अलग हो जाएगा। उसके अंदर क्या होता है,
उसके अंदर ये होता है कि बर्डन कैन बी शिफ्टेड, उसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, बर्डन को शिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। बर्डन कैन बी शिफ्टेड एंड इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्सेज ऑन डिफरेंट पर्सन, इम्पैक्ट और इंसिडेंस क्या होगा, अलग अलग पर्सन पर पड़ेगा। तो ये आपने देख लिया, तो ये एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। देखती हूँ, मैं एक बार सर्च करती हूँ कि कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले वो करवाऊँगी, बाद में जो सिंपल टॉपिक है वो करवा दूँगी।